लिन जिन ने देखा कि 10 रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं में से बीच में बैठे व्यक्ति की आभा बहुत प्रभावशाली थी। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। ये बूढ़ा आदमी उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। एक पल में लिन जिन को किसी का ख्याल आया। झोंग जिफेग, वह सर्पिल राष्ट्र में शीर्ष रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं में से एक था। किसी ने एक बार कहा था कि झोंग जिफेग की क्षमताओं के साथ उसे आसानी से रैंक 5 जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि झोंग जिफेग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक बार एक प्रसिद्ध कथन कहा था, केवल वे लोग जो रैंक 6 तक पहुंच सकते हैं उनमें रैंक 5 के बीस्ट अप्रेजर बनने की क्षमता हो सकती है। सरल शब्दों में कहें तो केवल रैंक 5 के पालतू पशु को रैंक 6 पर सफलतापूर्वक पदोन्नत करने के बाद ही वह रैंक 5 के पशु मूल्यांकनकर्ता के रूप में पदोन्नत होने के लिए तैयार होगा। यह अफसोस की बात है कि झोंग जिफेग को कभी मौका नहीं मिला। भले ही उनके काम जानवरों के मूल्यांकनकर्ताओं के लिए खजाने की तरह बन गए हों, भले ही उनके पास कई मूल्यांकन सिद्धांत हो जो पीढ़ियों से चले आ रहे हों, अगर वह किसी पालतू जानवर को रैंक 6 पर सफलतापूर्वक बढ़ावा नहीं दे पाए तो उनके लिए सब कुछ सिर्फ एक बुलबुला था। लिन जिन ने झोंग जिफेग की जिद और दृढ़ता को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही लिन जिन को लगा कि झोंग जिफेग की योग्यताएं उसे रैंक 5 जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में योग्य बनाने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह गलत नहीं था तो ये बुरा आदमी झोंग जिफेग होना चाहिए। लिन जिन ने कोई अंधी अटकल नहीं लगाई थी। उसने सुना था कि झोंग जिफेग के पास सील हैंड नामक एक अनोखा हुनर था। अभी लिन जिन को इस बूढ़े आदमी के बाएं हाथ पर लिखा शब्द सील स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह उनका हस्ताक्षर था, इसलिए लिन जिन को लगा कि उसका अनुमान बहुत दूर नहीं था। इस पर लिन जिन ने चतुराई से काम लेने का फैसला किया और बूढ़े आदमी को फिर से झुकाया। नमस्कार मिस्टर झोंग, बाद वाले ने इनकार किए बिना मुस्कुरा दिया। मूल्यांकनकर्ता लिन, आपकी नजर बहुत तेज है। उन्होंने वास्तव में लिन जिन की प्रशंसा की। उनका लहजा सौम्य था और उसमें कोई दिखावा नहीं था। जाहिर है श्री झोंग इस परीक्षण के प्रभारी थे। उनकी स्थिति को देखते हुए कोई भी उनकी जगह लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लिन जिन को अचानक याद आया कि टैन लिन कल ही झोंग जिफेंग की शिष्या बन गई थी। मूल्यांकक लिन, आपने पहले 2 परीक्षण पास कर लिए हैं। हमारे मुख्यालय के नियमों के अनुसार तीसरा परीक्षण पास करने के बाद आप रैंक 4 के जानवर मूल्यांकक के रूप में योग्य हो जाएंगे, झोंग जिफेंग ने कहा। झोंग जिफेंग ने इस समय कहा, जब बात व्यापार की आती है तो ये बूढ़ा आदमी अभी भी बहुत गंभीर है। लिन जिन ने ध्यान से सुना और उसकी बातों में एक समस्या देखी। तीसरा टेस्ट पास करने पर वह रैंक 4 के पशु मूल्यांकनकर्ता के रूप में योग्य हो जाएगा। सिर्फ एक मानक, इसमें यह नहीं कहा गया था कि उसे रैंक 4 के पशु मूल्यांकनकर्ता द्वारा मान्यता दी जाएगी। सुनने में तो इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं लगता था, लेकिन हकीकत में अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि लिन जिन ने तुरंत नहीं पूछा। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरी परीक्षा पास करना था। यहाँ रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या को देखते हुए तीसरी परीक्षा महत्वपूर्ण थी। पहले 2 को तो केवल भूख बढ़ाने वाला ही कहा जा सकता है। वे मेज पर रखने लायक नहीं थे। परंपरा के अनुसार हम 10 पशु मूल्यांकनकर्ता आपसे एक एक प्रश्न पूछेंगे और आप उसका उत्तर देंगे। एक बार जब सभी 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा तो हम वोट देने के लिए अपने हाथ उठाएंगे। जब तक रैंक 4 के आधे से अधिक पशु मूल्यांकनकर्ता आपको स्वीकार करते हैं तब तक आप तीसरी परीक्षा पास कर लेंगे। झोंग जिफेंग का काम पूरा होने के बाद लिन जिन पूछने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस नियम में एक बड़ी समस्या थी। परीक्षक ने सिर्फ यह नहीं बताया कि 10 में से कितने सवालों के जवाब सही थे। परीक्षक ने यह नहीं बताया कि परीक्षार्थी ने सवालों के कितने अच्छे जवाब दिए, बल्कि सिर्फ ये बताया कि रैंक 4 के आधे से ज्यादा मूल्यांकनकर्ताओं ने परीक्षार्थी को मंजूरी दी या नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि उत्तर गलत भी हो तो जब तक दूसरा पक्ष आपकी बात को स्वीकार करता है तब तक सब ठीक है। लिन जिन ने सीधे पूछा। झोंग जिफेंग मुस्कुराया। ये सही है, अतीत में बहुत कम लोग आधे से ज्यादा सवालों के सही जवाब दे पाते थे, इसलिए नियम बदल दिए गए। लिन जिन को ज्ञान प्राप्त हुआ। चूंकि सभी लोग नियमों को समझते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। श्री झोंग, मैं सबसे पहले प्रश्न पूछूंगा, रैंक 4 के एक पशु मूल्यांकनकर्ता ने कहा। रैंक 4 का ये पशु मूल्यांकनकर्ता थोड़ा मोटा था और जब वह बोलता था तो उसका व्यवहार प्रसन्नचित होता था। झोंग जिफेंग ने परिचय कराया। मूल्यांकक लिन, यह मूल्यांकक ओयांग है। लिन जिन ने सिर झुकाया। मूल्यांकनकर्ता ओयांग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं जानवरों के मूल्यांकन में आपकी नींव का परीक्षण करूंगा। ये कैसा रहेगा? जानवरों के मूल्यांकन के 10 तरीकों को शुरू से अंत तक सुनाए। इस पर मूल्यांकनकर्ताओं में से एक ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से फुसफुसाते हुए कहा, मूल्यांकनकर्ता ओयांग अभी भी पहले की तरह ही अप्रत्याशित है। जानवरों के मूल्यांकन के 10 तरीके सबसे बुनियादी ज्ञान है, लेकिन बहुत से लोग इसे याद नहीं रख पाएंगे। आखिरकार ये कुछ हजार शब्दों का है और क्योंकि यह बहुत बुनियादी है, इसलिए ज्यादातर लोग लंबे समय के बाद इसे याद नहीं रख पाएंगे। उसके बगल में बैठे मूल्यांकनकर्ता ने सहमति में सिर हिलाया। दरअसल मूल्यांकनकर्ता ओयांग के सवाल काफी स्पष्ट थे। अगर किसी के पास ठोस आधार नहीं है तो वह पहले सवाल में ही असफल हो सकता है। ये व्यक्ति इसे याद रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये सब मूल्यांकनकर्ता ओयांग के मूड पर निर्भर करता है। अगर वह अच्छे मूड में है, भले ही वह इसे याद न कर पाए, फिर भी उसे पहचान लिया जाएगा। अन्यथा वह केवल अपनी बुरी किस्मत को ही इसके लिए दोषी ठहरा सकता है। लिन जिन इस सवाल से हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। पशु मूल्यांकन की एक विधि, आकाश में पक्षी, जमीन पर पशु, यिन बनाम यांग 5 तत्वों में विभाजित। बाघ हड्डियों को छूते हैं, सारस पंख देखते हैं, सींगों की उम्र बढ़ती है, कछुए अपने खोल तोड़ते हैं। लिन जिन ने पढ़ना शुरू किया। उसे जानवरों के मूल्यांकन के 10 तरीके साफ साफ याद थे, इसलिए उन्हें शब्दशः सुनाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा भले ही वह उन्हें याद न कर पाए, लेकिन घातक जानवरों के संग्रहालय में एक संगत मॉडल मौजूद था। हालांकि लिन जिन ने नहीं सोचा था कि उसे इस पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा। लिन जिन पशु मूल्यांकन की 10 विधियों के कुछ हजार शब्दों पर अटक नहीं गए और शुरू से अंत तक इसे आसानी से सुनाने में कामयाब रहे। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो मोटे मूल्यांकक ओयांग ने सिर हिलाकर हामी भरी। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मेरी राय में भविष्य में मूल्यांकक का ज्ञान बहुत व्यापक होता है और उसके लिए अपने जीवनकाल में ये सब अध्ययन करना कठिन होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसे मूल बातें नहीं भूलनी चाहिए।
मूल्यांकक लिन, ये प्रभावशाली है कि आप इसे इतनी धाराप्रवाह तरीके से सुना सकते हैं। सचमुच ये प्रभावशाली था, क्योंकि वहां उपस्थित 10 रैंक 4 पशु मूल्यांकनकर्ताओं में से सभी पशु मूल्यांकन की 10 विधियों को एक भी शब्द छोड़े बिना नहीं बता सकते थे। इसके साथ ही लिन जिन ने पहला प्रश्न पूरा कर लिया था। इसके अलावा मूल्यांकनकर्ता ओयांग इस बात से नाखुश नहीं दिखे। यह एक अच्छी शुरुआत थी। मुझे दूसरा प्रश्न पूछने दीजिए, मूल्यांकनकर्ता यान ने बीच में कहा। मूल्यांकनकर्ता यान पहले दौर के 2 सबसे बड़े मूल्यांकनकर्ताओं में से एक था। उसका प्रश्न भी पिछले परीक्षण से संबंधित था। पालतू जानवर को रोकने के 2 तरीके हैं। एक है जानवर को दबाने का लालच, जिसका इस्तेमाल शारीरिक संपर्क के जरिए पालतू जानवर को दबाने के लिए किया जाता है। दूसरा है रक्त अनुबंध बल प्रयोग, जिसमें पालतू जानवर की ताकत का इस्तेमाल दूसरे पालतू जानवरों को दबाने के लिए किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि मूल्यांकनकर्ता लिन ने दूर से उग्र बैल को कैसे दबाया। इस प्रश्न को प्रश्न कहने के बजाय यह मार्गदर्शन मांगने जैसा था। रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ताओं ने भी इस पर नजर डाली। उनमें से कुछ के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने इस विवरण के बारे में सुना था और वे भी उतने ही उत्सुक थे। लिन जिन दंग रह गया। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल था। उसने जानवरों को मजबूर करने की क्षमता का इस्तेमाल किया था, जो घातक जानवरों के संग्रहालय में पाई जाती है। स्वाभाविक रूप से वह इसे दूर से ही जारी कर सकता था, लेकिन वह इसे कैसे समझाता। लिन जिन का दिमाग तेजी से चलने लगा और अंततः उसे एक विचार सूझा। मूल्यांकनकर्ता यान, दूर से जानवर को दबाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लिन जिन ने उत्तर दिया। मूल्यांकनकर्ता यान ने अपना सिर हिलाया। मूल्यांकनकर्ता यान ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मूल्यांकनकर्ता लिन, आपने किसी भी तावीज या किसी अन्य माध्यम का उपयोग नहीं किया। मैं करता हूं। लिन जिन ने अपनी उंगली हिलाई और एक चांदी की सुई तुरंत जोर की आवाज के साथ खंभे में घुस गई। स्तंभ 10 रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं से बहुत दूर नहीं था ताकि वे इसे स्पष्ट रूप से देख सकें। चांदी की सुइयां। मूल्यांकनकर्ता यान को इस बात का एहसास होने से पहले ही वह दंग रह गया। अब मैं समझ गया, आप पशु दमन तावीज को क्रियान्वित करने के लिए चांदी की सुइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक शानदार विचार है। बेशक मूल्यांकनकर्ता यान ने विशेष जानकारी के बारे में नहीं पूछा क्योंकि इसमें मंत्रों के रहस्य शामिल थे। इसके बारे में पूछने का यह सही समय नहीं था, लेकिन अगर लिन जिन साझा करने के लिए तैयार थे तो यह एक अलग कहानी होगी। बेशक लिन जिन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उस स्थिति में दूसरा प्रश्न सफल माना गया। लिन जिन ने भी अपनी प्रभावशाली सुई हेरफेर कौशल का प्रदर्शन किया था, जिससे रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं की आंखें चमक उठी। इसके बाद रैंक 4 के कुछ और पशु मूल्यांकनकर्ताओं ने अपने प्रश्न उठाए। उनके कुछ सवाल मुश्किल थे, जबकि अन्य सवालों के जवाब देने के लिए एक उच्च कुशल जानवर मूल्यांकनकर्ता की आवश्यकता थी। उनके सवाल स्पष्ट रूप से रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता के मानक को पार कर गए और कठिनाई के रैंक 4 स्तर तक पहुंच गए। लिन जिन ने उनके सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया और अहंकार का कोई संकेत नहीं दिया। इससे रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ताओं ने स्वीकृति में सिर हिलाया। न तो अहंकारी और न ही घमंडी, और उनके पशु मूल्यांकन कौशल असाधारण थे। इस तरह का व्यक्ति निश्चित रूप से रैंक 4 पशु मूल्यांकनकर्ता के रूप में पदोन्नत होने के योग्य था। इसके बाद किसी ने लिन जिन से जानवरों का मूल्यांकन करने के लिए कहा। बेशक वह जानवर को सीधे यहां नहीं लाया, बल्कि केवल कुछ फर और अन्य सामान लाया। जानवरों के मूल्यांकनकर्ताओं के लिए यह एक मुश्किल काम था। आखिरकार वे विवरणों को देखकर एक संपूर्णता का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से ये लिन जिन की खूबी थी, वह मौके पर ही मूल्यांकन रिपोर्ट लिख सकता था। लिन जिन की मूल्यांकन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उनकी अपनी शैली थी। उनकी लिखावट सावधानीपूर्वक थी और विषय वस्तु सटीक थी। जिसने भी इसे पहले पढ़ा था उसे इसमें कोई गलती नहीं मिली। लिन जिन ने लगातार 3 प्रकार के जानवरों का मूल्यांकन किया, जिसमें उनके फर, रक्त और तराजू शामिल थे। उन्होंने उन सभी को आसानी से पूरा किया और सामग्री भी सटीक थी। लिन जिन की मूल्यांकन रिपोर्ट पढ़कर झोंक जिफेंग सहित रैंक 4 के अधिकांश जानवर मूल्यांकनकर्ताओं ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बेशक वहां कुछ रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता भी थे जो उदास और असंतुष्ट दिख रहे थे। मूल्यांकनकर्ता लिन, आपके पीछे जो जेड ड्रैगन है वह आपका पालतू जानवर नहीं है ना? रैंक 4 के एक जानवर मूल्यांकनकर्ता ने अमित स्वर में पूछा। लिन जिन ने सच नहीं छिपाया। यह जेड ड्रैगन लिन जिन का पालतू जानवर नहीं है। ये रैंक 4 का राक्षस है। अन्य जानवर मूल्यांकनकर्ता आश्चर्यचकित नहीं थे। मध्य राज्य में शीर्ष स्तर के पशु मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में वे ये कैसे नहीं बता सकते थे कि सीनियर मो एक रैंक 4 राक्षस था जब वह प्रवेश कर रहा था। हालांकि मेराक मुख्यालय के पशु मूल्यांकनकर्ताओं के लिए राक्षसों को वश में करना कोई असामान्य बात नहीं थी। यह उन जगहों की तरह नहीं था जहां राक्षसों का अस्तित्व वर्जित था। रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता ने आगे कहा, आपने जानबूझकर इस रैंक 4 राक्षस को यहां लाया क्योंकि आपको लगा कि रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता की उन्नति परीक्षा की आवश्यकता होगी। इसीलिए आपने रैंक 4 से रैंक 5 तक आगे बढ़ने में मदद करने के लिए एक परिचित राक्षस की व्यवस्था की। क्या मैं सही हूं? दूसरा पक्ष सही था। लिन जिन यही सोच रहा था। चूंकि वे उन्नति परीक्षा देने जा रहे थे, इसलिए वह सीनियर मो को इसका फायदा उठाने दे सकता था। इसीलिए लिन जिन आज सीनियर मो को साथ लेकर आया था। लिन जिन के सिर हिलाने पर रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता ने उसे गुस्से से डांटा। लिन जिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी छोटी मोटी चालों को मेराक शहर तक ले जाने की? इस तथ्य को अलग रखते हुए कि तुम अपने आप काम कर रहे हो और हमारी उपेक्षा कर रहे हो, यह जेड ड्रैगन जानवर पहले से ही प्रतिभाशाली है और तुम इसे लंबे समय से देख रहे हो। यह पहले से ही विकास के संकेत दे रहा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए पास हो सकते हो क्योंकि तुमने इसे विकसित किया है? तुम तो बस खिलवाड़ कर रहे हो। रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता की अचानक फटकार से न केवल लिन जिन स्तब्ध रह गए, बल्कि अन्य रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता भी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि रैंक 4 का ये जानवर मूल्यांकनकर्ता स्पष्ट रूप से तर्क के पक्ष में खड़ा था। हालांकि उसके शब्द थोड़े अतिवादी थे और ऐसा लग रहा था कि वह अनुचित व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसकी बात में दम था। वास्तव में रैंक 4 के पशु मूल्यांकनकर्ता की पदोन्नति को हल्का नहीं किया जा सकता। लिन जिन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वह आदमी पूरी तरह से सही नहीं था। जेड ड्रैगन मो कोई उच्च योग्यता वाला जेड ड्रैगन नहीं था। इसके विपरीत उसके लिए ऊपर चढ़ना बेहद मुश्किल होगा। आखिरकार ऐसा करने के लिए वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। यह 200 साल से भी अधिक पुराना था।
इसका जीवनकाल लगभग समाप्त होने वाला था। भले ही यह विकास के संकेत दिखा रहा था, लेकिन सफलतापूर्वक विकसित होने की कठिनाई अन्य पालतू जानवरों की रैंक 5 की तुलना में कहीं अधिक थी। इसलिए सख्ती से कहा जाए तो लिन जिन चाले खेलने की कोशिश नहीं कर रहा था। लिन जिन ने बहस नहीं की। आखिरकार यह मूल्यांकन मुख्य रूप से इंप्रेशन पॉइंट्स के बारे में था। अगर वह उस आदमी के साथ बहस करने पर जोर देता, भले ही वह अंत में सही साबित हो जाता, फिर भी वह अंक खो देता। लिन जिन इतना मूर्ख नहीं था। इसके अलावा ये रैंक 4 जानवर मूल्यांकन करता स्पष्ट रूप से एक लड़ाई को भड़काने की कोशिश कर रहा था। चूंकि वह रैंक 4 जानवर मूल्यांकन करता था, इसलिए वह सीनियर मो की उम्र कैसे नहीं बता सकता था। यदि वह बता सकता था और उसने ऐसा कहा भी, तो अंदर जो कुछ था वह निश्चित रूप से स्वाद लेने लायक था। इसलिए लिन जिन मुस्कुराए और बहस नहीं की। रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता ने संभवतः लिन जिन के पीछे हटने की उम्मीद नहीं की थी और वह आश्चर्यचकित था। मूल्यांकक यांग मिंग, आपने अभी तक अपना प्रश्न नहीं पूछा है। मूल्यांकक यान ने बात को शांत करने के लिए कहा और साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताया। यांग मिंग, लिन जिन को ये नाम याद आ गया। वह इस आदमी को जानता ही नहीं था, तो फिर उसके लिए गड्ढा क्यों खोद रहा था। लिन जिन को सावधान रहना था। ठीक है, तो मैं अपना प्रश्न पूछूंगा। मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग ने लिन जिन को घूरते हुए कहा, मैं जादू टोने को महत्व देता हूँ। एक जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में जादू टोने में कुशल होना जरूरी है। मैं तुम्हें एक बर्तन में चाय बनाने में लगने वाला समय दूंगा और देखूंगा कि तुम मेरा ये जादू तोड़ सकते हो या नहीं। लिन जिन ने सिर हिलाया। ऐसा कहकर मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग ने अचानक उंगली उठाई। प्रकाश की एक किरण निकली और सीनियर मो पर पड़ी, जो लिन जिन के पीछे थे। इससे पहले कि बेचारा बूढ़ा अजगर कुछ कर पाता, उसने महसूस किया कि उसका शरीर अकड़ गया है। उसके सिर और अंगों में तेज दर्द हुआ, जिससे वह दर्द से कराह उठा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। केवल एक चाल से रैंक 4 राक्षस को नीचे ले जाना, जैसा कि रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता से उम्मीद की जाती है। मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग की ताकत वास्तव में भयानक थी। क्या ये राक्षसी हवा है? मूल्यांकनकर्ता यान दंग रह गया और फिर बोला, मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? इसके बजाय यांग मिंग ने उसमें एक कप गर्म चाय डाल दी। चूंकि यह रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता का मूल्यांकन है, इसलिए अधिक गंभीर होना ही उचित है। मूल्यांकनकर्ता लिन जानकार है और उनके मूल्यांकन कौशल सराहनीय है, इसलिए उनके जादू टोने के कौशल का परीक्षण करना ही उचित है। जहां तक राक्षसी हवा की बात है, मैं चाय के ठंडा हो जाने पर उसे हटा दूंगा। मूल्यांकनकर्ता यान का स्वर उदासीन था। मूल्यांकनकर्ता यान को नहीं पता था कि और क्या कहना है। हालांकि यहाँ हर कोई जानता था कि राक्षसी हवा कोई मजाक नहीं थी। यह एक उच्च स्तरीय मंत्र था जिसे केवल रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता ही विकसित कर सकते थे। इसके अलावा यह मूल्यांकनकर्ता तियानेक्सुआन के मुख्यालय का एक गुप्त कौशल था। इसका उपयोग क्लास 4 या उससे कम के क्रूर जानवर को तुरंत लकवाग्रस्त करने के लिए किया जाता था। यह दूसरे पक्ष को भयानक यातना भी दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस राक्षसी वायु मंत्र को लंबे समय तक बनाए रखा जाए, तो ये क्रूर जानवर को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। सीनियर मो की उम्र को देखते हुए उसके मजबूत शरीर के बावजूद अगर मंत्र का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक किया गया तो उसका जीवनकाल छोटा हो सकता है। उसके लिए ठीक होना भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि लिन जिन को राक्षसी हवा के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सीनियर मो को छुआ, घातक जानवरों के संग्रहालय ने तुरंत उसे राक्षसी हवा के बारे में जानकारी दे दी। लिन जिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। लिन जिन का यांग मिंग के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था और न ही वह उससे पहले कभी मिला था। कोई कारण तो होगा ही कि यह आदमी उसके लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहा था, लेकिन अभी पता लगाने का समय नहीं था। लिन जिन को पहले सीनियर मो को बचाना था, क्योंकि लिन जिन ने देखा कि राक्षसी हवा के अलावा उस आदमी ने एक और अत्यंत स्पष्ट जादू भी डाला था। अस्थि क्षरण। यह एक खतरनाक जादू था। हालांकि उस आदमी ने इसे इतनी सावधानी से किया था कि जब तक कोई ध्यान से न देखे, तब तक कोई भी इसे नोटिस नहीं कर सकता था। वास्तव में झोंग जिफेंग जैसा व्यक्ति भी मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग के गुप्त मंत्र को नोटिस करने में विफल रहा। अकेले इस बिंदु के आधार पर यांग मिंग की मंत्रों की महारत निश्चित रूप से 10 रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं में से सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। उसका प्रतिद्वंद्वी भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन लिन जिन भी आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। चाहे वह राक्षसी हवा हो या हड्डियों का क्षरण, घातक जानवरों के संग्रहालय के पास उनका मुकाबला करने का एक तरीका था। वास्तव में लिन जिन के पास संग्रहालय के तरीकों के बिना भी उनका मुकाबला करने का एक तरीका था। हालांकि यह अधिक परेशानी वाली बात थी। घातक जानवरों के संग्रहालय के तरीके बहुत आसान थे और उनका मुकाबला करने के एक से ज्यादा तरीके थे। न केवल वह उनका मुकाबला कर सकता था, बल्कि वह प्रतिपक्षी के जादू का इस्तेमाल करके पलटवार भी कर सकता था। लिन जिन कोई आसान व्यक्ति नहीं था। मूल्यांकनकर्ता यांग शुरू से ही शत्रुतापूर्ण लहजे में बोल रहा था। वह स्पष्ट रूप से लिन जिन को जानबूझकर परेशान कर रहा था। इसके अलावा मूल्यांकनकर्ता यांग के शब्द दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरे हुए थे। जहां तक परीक्षण की बात है, तो दूसरे पक्ष द्वारा अचानक जादू कर देना और भी अधिक भारी पड़ गया। यदि वह एक कप चाय खत्म करने के समय में जादू नहीं तोड़ पाता, तो सीनियर मो को बहुत परेशानी होगी। भले ही दूसरे पक्ष ने समय समाप्त होने के बाद जादू वापस ले लिया हो, लेकिन जो नुकसान पहले ही हो चुका है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। यह निश्चित रूप से सीनियर मो ड्रैगन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यह उसके भविष्य की उन्नति को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त था और यहां तक कि उसके जीवनकाल को भी बहुत कम कर सकता था। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए लिन जिन को पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेशक उसे इस रैंक 4 बीस्ट अप्रेजर परीक्षा में विनम्र होना था, लेकिन वह हर किसी के सामने झुक नहीं सकता था और खुद को हेरफेर करने की अनुमति नहीं दे सकता था। कम से कम लिन जिन के दृष्टिकोण से रैंक 4 बीस्ट अप्रेजर बनने के लिए विशाल ज्ञान और शानदार बीस्ट अप्रेजिंग कौशल के अलावा एक और चीज थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। वह ड्राइव था। मनुष्य को कभी भी अपनी इच्छाशक्ति नहीं खोनी चाहिए, अन्यथा उनमें खुद को बेहतर बनाने का जज्बा कैसे पैदा होगा। बाधाओं पर विजय पाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का होना आवश्यक है। यदि कोई जानबूझकर उन्हें परेशान करे और फिर भी अपना गुस्सा दबाए रखे, तो ऐसी मानसिकता के साथ वे पशु मूल्यांकनकर्ता क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद लिन जिन ने अपना मन बना लिया। वह जवाबी हमला करेगा। उस समय उसने हाथ से मुहर लगाए और हवा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा लगा जैसे उसने कोई अदृश्य जादू पकड़ लिया हो। फिर उसने सीनियर ड्रैगन मो के शरीर से जबरन जादू निकाला।
ये दृश्य देखकर रैंक 4 के कई पशु मूल्यांकनकर्ताओं की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। ये किस प्रकार की तकनीक है? क्या वह कोई जादू निकालने की कोशिश कर रहा है? ऐसा नहीं लगता है। यह आत्मा को पकड़ने वाला पंजा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मूल्यांकनकर्ता लिन इतनी कम उम्र में इस तरह का मंत्र जानता होगा। प्रभावशाली, प्रभावशाली। झोंक जिफेग ने सहमति में सिर हिलाया। भाई सू, आपकी नजर बहुत तेज है। ये सही है, ये वास्तव में आत्मा को पकड़ने वाला पंजा है। हालांकि मूल्यांकनकर्ता लिन इसे इस्तेमाल करने में थोड़ा कमजोर है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे सिखाया है वह विशेषज्ञों में सबसे विशेषज्ञ होना चाहिए। भले ही वह इससे परिचित न हो, लेकिन यह मूल्यांकनकर्ता यान की राक्षसी हवा को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ओह, इस बिंदु पर झोंक जिफेग आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से लिन जिन को अपने आत्मा पकड़ने वाले पंजे का उपयोग करके सीनियर मो के शरीर से 2 मंत्र बाहर निकालते हुए देखा था। यह तकनीक के भीतर एक तकनीक है। किसी ने आश्चर्य व्यक्त किया। किसी ने यांग मिंग की ओर देखा, लेकिन वह भावशून्य था। वह स्पष्ट रूप से अविचल था। इस प्रकार किसी ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। हालांकि हर कोई अपने दिल में जानता था कि अगर यह सिर्फ एक जादू की परीक्षा थी, तो एक जादू के भीतर एक जादू का इस्तेमाल करना थोड़ा ज्यादा होगा। आखिरकार इस तरह की चाल में आमतौर पर एक जादू के भीतर एक और शक्तिशाली जादू छिपा होता है। इसे खोजना बेहद मुश्किल था और इसे दूर करना और तोड़ना और भी मुश्किल होगा। कोई नहीं जानता था कि मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग का ऐसा करने का मकसद क्या था, लेकिन यह स्पष्ट था कि मूल्यांकनकर्ता यांग जानबूझकर लिन जिन के लिए चीजें मुश्किल बना रहे थे। हालांकि बीस्ट अप्रेजर मुख्यालय में अप्रेजर यांग मिंग का दर्जा भी कम नहीं था। रैंक 4 बीस्ट अप्रेजर के 20 से ज्यादा लोगों में से वह शीर्ष 6 में से एक था। इसलिए भले ही उन्हें लगे कि यांग मिंग इस मामले में हद पार कर गए हैं, वे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। आखिरकार प्रश्न पूछना और परीक्षा आयोजित करना परीक्षक की स्वतंत्रता थी। इस बीच लिन जिन ने घातक जानवरों के संग्रहालय में सिखाए गए आत्मा को पकड़ने वाले पंजे का इस्तेमाल राक्षसी हवा और हड्डी के क्षरण दोनों को निकालने के लिए किया था। उस पल सीनियर मो को स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर महसूस हुआ। हालांकि जैसे कि उसकी ऊर्जा खत्म हो गई हो, वह फिलहाल हिल नहीं सकता था। अपने हाथों में प्रकाश की 2 गेंदें पकड़े हुए लिन जिन ने कहा, मंत्र संघनित मंत्र है। उन्हें बिखेरना दुख की बात होगी। मुझे लगता है कि मुझे उन्हें मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग को वापस कर देना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपनी कलाई हिलाई और प्रकाश की 2 गेंदें बिजली की गति से बाहर निकली, जो सीधे यांग मिंग की ओर बढ़ रही थी। भीड़ दंग रह गई। उन्होंने सोचा, लिन जिन वाकई कुछ खास है। तुम्हारा क्या मतलब है कि जादू बिखेरना दुख की बात होगी? तुम बस जवाबी हमला करने का बहाना ढूंढ रहे हो। बेशक कुछ लोगों ने लिन जिन की हरकतों पर भौहें सिकुड़ी, जबकि अन्य मुस्कुराए। हालांकि ये स्पष्ट था कि अधिकांश लोग प्रभावित थे। कारण सरल था। चूंकि मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग ने उल्लेख किया था कि यह मंत्रों की प्रतियोगिता थी और उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया था कि वे जवाबी हमला नहीं कर सकते, इसलिए लिन जिन की हरकतें दोषरहित थी। आखिरकार परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वह स्वभाव है जो रैंक 4 बीस्ट प्रेसर में होना चाहिए। उन्हें कभी भी अपना उत्साह नहीं खोना चाहिए। बिना बदले की कार्रवाई किए मार सहना एक ऐसा गुण नहीं है जो रैंक 4 बीस्ट प्रेसर में होना चाहिए। बेशक इसे हासिल करने के लिए व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए। लिन जिन ने सुलेख कला में अपनी महारत का परिचय दिया। न केवल वह मोयूलों के शरीर से कागज का टुकड़ा पकड़ने में सफल रहा, बल्कि वह उस आदमी के जादू का इस्तेमाल करके जवाबी हमला करने में भी सक्षम था। रैंक 4 बीस्ट अप्रेजर की क्षमता के बिना कोई ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। अकेले इसी आधार पर लिन जिन की मंत्र कौशल निश्चित रूप से रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के स्तर पर थी। मूल्यांकनकर्ता सू ने प्रशंसा करते हुए कहा, युवा पीढ़ी समय के साथ हमसे आगे निकल जाएगी। यह स्पष्ट था कि वह प्रसन्न था, लेकिन साथ ही उसकी आवाज में लाचारी का भाव भी था। इस उम्र में रैंक 4 का जानवर मूल्यांकनकर्ता बनना ही उसका चरम था। उसके लिए इससे आगे बढ़ना लगभग असंभव था। हालांकि लिन जिन अलग था। अगर वह अपनी उम्र में रैंक 4 प्राप्त कर सकता है, तो उसके पास भविष्य में रैंक 5 प्राप्त करने का मौका होना चाहिए। इसलिए मूल्यांकनकर्ता सू ने शोक व्यक्त किया। यांग मिंग की ओर देखते हुए उसने पाया कि उसके चेहरे पर उदासी थी। पलक झपकते ही प्रकाश की 2 गेंदें उसके सामने थी। उसके पास उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुरंत ही उसने अपना हाथ उठाया और पकड़ लिया। किसी अज्ञात विधि का उपयोग करते हुए उसने वास्तव में रहस्यमय प्रकाश की 2 गेंदों को पकड़ लिया और बुझा दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने ये काम बड़ी आसानी से कर लिया था। लिन जिन इस बात से सावधान हो गए। मूल्यांकनकर्ता यांग के कौशल प्रभावशाली थे। लिन जिन को मुश्किल से आगे निकलने और जवाबी हमला करने के लिए घातक जानवरों के संग्रहालय के स्पिरिट कैप्चरिंग क्लॉ को उधार लेना पड़ा। फिर भी मूल्यांकनकर्ता यांग ने प्रकाश की 2 गेंदों को इतनी आसानी से बेअसर कर दिया। हमला करना, तोड़ना और जवाबी हमला करना, घटनाओं की यह श्रृंखला शानदार से कम नहीं थी। ये देखकर मूल्यांकनकर्ता यांग ने टिप्पणी की, मूल्यांकनकर्ता यांग के कौशल शानदार है। लेकिन मूल्यांकनकर्ता लिन की डिक्रिप्शन भी बहुत खराब नहीं थी। इसे मामले को सुझाने का एक तरीका माना गया। मूल्यांकनकर्ता यांग शुरू से ही नाखुश थे। हालांकि जब उसने मूल्यांकनकर्ता यांग के शब्द सुने तो वह हंस पड़ा। बुरा नहीं है, इतनी कम उम्र में इतनी उच्च स्तर की साधना, ये प्रभावशाली है। ठीक है, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई। चलो देखते हैं कि मिस्टर झोंग को क्या सवाल पूछने हैं। उसने वास्तव में इसे ऐसे ही जाने दिया। यांग मिंग को स्पष्ट रूप से पता था कि उसकी स्थिति को देखते हुए अगर वह जानबूझकर लिन जिन के लिए चीजें मुश्किल बना देगा तो यह अच्छा नहीं लगेगा। या शायद ये सिर्फ उसका व्यक्तित्व था और वह जानबूझकर लिन जिन के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आखिरकार हर कोई जानता था कि मूल्यांकनकर्ता सू और लिन जिन को एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। अब श्री झोंग 10 रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं के बीच एकमात्र व्यक्ति बचे थे। श्री झोंग 10 मूल्यांकनकर्ताओं में सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे अंतिम होंगे। मिस्टर झोंग ने हंसते हुए कहा, आप सभी ने मूल्यांकनकर्ता लिन का विभिन्न पहलुओं पर परीक्षण किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे कुछ और पूछ सकता हूं। अब केवल उन्नति परीक्षण ही बाकी है। एक पशु मूल्यांकनकर्ता के रूप में पालतू पशुओं को विकसित करने की कला सबसे मूल्यवान कौशल थी, लेकिन यह सबसे कठिन भी थी। रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता के लिए रैंक 3 के जानवर को रैंक 4 तक विकसित करने में उनकी सफलता दर 100% थी। लेकिन रैंक 4 के जानवर को रैंक 5 तक विकसित करने के मामले में यह आवश्यक नहीं था।
हालांकि यहाँ रैंक 4 के सभी जानवर मूल्यांकनकर्ताओं को रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ताओं के साथ काम करने का अनुभव था। उनमें से ज्यादातर पहले से ही रैंक 4 के जानवर को रैंक 5 तक बढ़ा सकते थे। बेशक इसमें समय लगेगा। लिन जिन वर्तमान में परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर झोंग सबसे कठिन उन्नति परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन सबको आश्चर्य हुआ जब श्री झोंग ने अचानक कहा, मैं उन्नति परीक्षा नहीं दूंगा। भीड़ दंग रह गई, जिसमें लिन जिन भी शामिल था। उन्नति परीक्षा नहीं दे रहे हैं? कौन सा परीक्षण? श्री झोंग ने आगे कहा, हाल ही में मैं सोच रहा था कि कुशल होने के अलावा रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता में पढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए। मुझे मूल्यांकनकर्ता लिन को 3 महीने तक हेवनली जेड अकादमी में पढ़ाने के लिए परेशान करना होगा। यदि आप रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता बना सकते हैं तो मैं आपको रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में स्वीकार करूंगा। लिन जिन दंग रह गया। उन्होंने बहुत समय से सुना था कि मिस्टर झोंग नियमों के अनुसार खेलना पसंद नहीं करते और आज ऐसा लग रहा था कि अफवाहें सच थी। इस बारे में बात करते हुए, शिक्षण वास्तव में काफी कठिन था, खासकर रैंक 3 बीस्ट अप्रेजर के लिए। यह आसान लग सकता है, लेकिन हर कोई पदोन्नति नहीं पा सकता। हालांकि चूंकि श्री झोंग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने परीक्षण का प्रस्ताव रखा था, इसलिए अन्य लोगों ने इस पर आपत्ति नहीं की। उन्हें इसका अधिकार भी नहीं था। बेशक हम बाद में मतदान करेंगे। यदि मूल्यांकनकर्ता लिन परीक्षण पास कर लेता है तो आप आधिकारिक तौर पर रैंक 4 बीस्ट मूल्यांकनकर्ता बन जाएंगे। यदि आप मेरे परीक्षण में भाग नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, बस इसे मेरे मतदान से दूर रहने के रूप में समझें। मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा, श्री झोंग ने कहा। तुम ऐसा कर सकते हो। उद्धरण, दरअसल यहाँ 10 लोग थे। एक वोट कम होने से अंतिम परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद लिन जिन ने सहमति में सिर हिलाया। मतदान का परिणाम चाहे जो भी हो, लिन जिन 3 महीने तक हेवनली जेड अकादमी में पढ़ाने को तैयार है। उसने कुछ समय के लिए स्वर्गीय जेड शहर में रहने की योजना बनाई थी। आखिरकार उसे स्वर्गीय जेड सम्राट को डाउनलोड के स्वर्गीय स्क्रॉल को पढ़ने के लिए राजी करना था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो 1 या 2 दिन में किया जा सकता था। चूंकि मामला ऐसा था, इसलिए वह यहाँ 3 महीने तक रह सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करके वह मिस्टर झोंग का पक्ष जीतने में सक्षम होगा। वह जानवर मूल्यांकनकर्ता समुदाय में एक अग्रणी व्यक्ति था, इसलिए उसके लिए उससे दोस्ती करना निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। लेकिन उससे पहले 10 रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं को वोट देने के लिए अपने हाथ उठाने होंगे और देखना होगा कि कितने लोग सहमत हैं। अगर आधे से कम लोग होते तो लिन जिन को अपना सामान समेटकर जाना पड़ता। भले ही वह मिस्टर झोंग की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हो, फिर भी यह बेकार था। दूसरी ओर, यदि वह अधिकांश रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं की मान्यता प्राप्त कर लेता है तो नियमों के अनुसार उसे रैंक 4 प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। एक निश्चित दृष्टिकोण से श्री झोंग की राय बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह निर्णय की कुंजी नहीं थी। जब वोटिंग शुरू हुई तो मूल्यांकनकर्ता यान ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया, जिससे साफ पता चलता है कि वह लिन जिन के लिए सहमत है। उसके बाद अन्य जानवर मूल्यांकनकर्ताओं ने भी ऐसा ही किया। एक नजर में 5 से ज्यादा लोगों ने अपने हाथ उठाए थे। मिस्टर झोंग को छोड़कर लिन जिन ने यहाँ रैंक 4 के ज्यादातर जानवर मूल्यांकनकर्ताओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। यांग मिंग रैंक 4 के पशु मूल्यांकनकर्ताओं में से एक थे जिन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया। तभी रैंक 4 के एक और जानवर मूल्यांकनकर्ता ने अपना हाथ उठाया। इसके साथ ही अब 6 जानवर मूल्यांकनकर्ता थे जिन्होंने लिन जिन को मंजूरी दे दी थी। दूसरे शब्दों में, चाहे श्री झोंग की राय कुछ भी हो, लिन जिन ने रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और अब वह आधिकारिक रूप से योग्य थे। यह मूल्यांकनकर्ता मुख्यालय के लाभों में से एक था। वे स्वर्गीय जेड शाही परिवार के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, इसलिए उनके पास बहुत स्वतंत्रता और स्वायत्ता थी। इसलिए वे अन्य देशों के पशु मूल्यांकनकर्ताओं की योग्यता को प्रमाणित कर सकते थे। ये भी इस वजह से था कि मूल्यांकनकर्ता मुख्यालय झोंगझोऊ में पशु मूल्यांकनकर्ताओं के लिए नंबर 1 पवित्र भूमि बन सका। बधाई हो मूल्यांकनकर्ता लिन, मूल्यांकनकर्ता यान ने खड़े होकर कहा। अन्य रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता जिन्हें लिन जिन से बहुत उम्मीदें थीं, वे भी उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए। रैंक 4 के पशु मूल्यांकनकर्ता के स्तर पर उनके लिए केवल एक ही चीज मायने रखती थी, वह थी उनकी योग्यताएं। संयोग से लिन जिन की रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने की क्षमता ने उन्हें प्रभावित किया था। हालांकि वे कुछ हद तक नाराज और ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने यह स्वीकार करने में उदारता दिखाई कि वह एक उभरता हुआ सितारा था जो उनसे छोटा था और शायद उनसे ज्यादा सक्षम भी था। बेशक ऐसे भी लोग थे जो लिन जिन का अभिवादन किए बिना ही चले गए, जिनमें मूल्यांकक यांग भी शामिल थे। शायद यह उनका व्यक्तित्व था, या शायद वे लिन जिन को पसंद नहीं करते थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि उनमें से किसी ने पहले अपना हाथ नहीं उठाया था। लेकिन इनमें से कुछ भी रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के परीक्षण के परिणाम को नहीं बदल सका। लिन जिन पारित। हालांकि लिन जिन को पता था कि वह निश्चित रूप से पास हो जाएगा, फिर भी उसने रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता की परीक्षा पास करने पर उत्साह की लहर महसूस की। आखिरकार ये किसी के पशु मूल्यांकन कौशल की स्वीकृति का एक रूप था। मूल्यांकनकर्ता मुख्यालय ने तुरंत कार्रवाई की। कुछ ही क्षणों में लिन जिन को 4 रिंग वाली आस्तीन वाली पट्टी पहुंचा दी गई। ऐसी वस्तु को बनाना बहुत कठिन था। ऐसा कहा जाता था कि इसके लिए विशेष शिल्प कौशल की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी नकल करना मुश्किल हो जाता है। लिन जिन ने अपनी 3 छल्ले वाली आस्तीन उतार दी और 4 छल्ले वाली पहन ली। एक पल में उसे लगा जैसे उसकी आभा पहले से अलग हो गई है। बेशक यह महज एक भ्रम हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 4 रिंग वाली आस्तीन वाली पट्टी पहनने से निश्चित रूप से बाहर हंगामा मच जाएगा। स्वर्गीय जेड सिटी में भी केवल 20 रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता थे। मिस्टर झोंग वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मूल्यांकनकर्ता लिन किसी भी समय हेवनली जेड एकेडमी में आ सकते हैं। मूल्यांकनकर्ता यान ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन जिन ने उस आदमी को धन्यवाद देते हुए सलाम किया। मूल्यांकनकर्ता यान उसकी मदद करने में व्यस्त था और लिन जिन स्वाभाविक रूप से आभारी था। अगर मूल्यांकनकर्ता यान की मदद न होती तो लिन जिन को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। उसके बाद मूल्यांकनकर्ता यान ने लिन जिन के साथ स्वर्गीय जेड अकादमी जाने की पेशकश की, लेकिन लिन जिन उसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए मूल्यांकनकर्ता यान ने उससे विदा ली। जाने से पहले उसने कहा, मूल्यांकक लिन का स्वर्गीय जेड सिटी में यह पहला दौरा है। अगर आपको किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें।
इतना कहकर वह चला गया। कितना गर्मजोशी भरा आदमी है, लिन जिन ने खुद से कहा। लिन जिन ने खुद से कहा। फिर वह जियांग त्यानहे की तलाश में चला गया। उसे मूल्यांकनकर्ता जियांग को इस बारे में बताना था। आखिरकार उन्होंने ही तो शुरू से इसकी व्यवस्था की थी। जियांग त्यानहे ने पहले ही खबर सुन ली थी, इसलिए जब उसने लिन जिन को देखा तो वह और भी विनम्र हो गया। आखिरकार लिन जिन अब एक सच्चे रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता थे। उनका दर्जा उनके जैसे रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता से कहीं अधिक ऊंचा था। यह सुनकर कि लिन जिन अगले 3 महीनों के लिए स्वर्गीय जेड सिटी में रहेंगे, जियांग त्यानहे को समझ में आ गया। लिन जिन के लिए इतने लंबे समय तक सराय में रहना अनुचित होगा। मूल्यांकक लिन, मैं आपके रहने के लिए जगह की व्यवस्था कर दूंगा। इसकी चिंता मत करो, जियांग त्यानहे ने वादा किया। लिन जिन ने उन्हें धन्यवाद दिया और संकेत दिया कि पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। लिन जिन के पास पैसे की कमी नहीं थी। हालांकि वह बड़ी रकम खर्च नहीं कर सकता था, फिर भी वह कुछ हजार टेल खर्च कर सकता था। मुख्यालय छोड़ने के बाद लिन जिन ने अपना संयम वापस पा लिया था। हालांकि वह अच्छे मूड में था, लेकिन वह ज्यादा उत्साहित नहीं था। यह स्वर्गीय जेड सिटी थी। अगर वह जेड ड्रैगन सिटी में होता तो रैंक 4 पर उसकी पदोन्नति संभवतः पूरे शहर को पता चल जाती। शायद कोई जश्न या ऐसा कुछ भी हो सकता था। ठीक है, मुझे मूल्यांकनकर्ता टैन को एक पत्र लिखना चाहिए और उसे खुशखबरी बतानी चाहिए। लिन जिन को अचानक याद आया कि मूल्यांकनकर्ता टैन ने ही उसे यहां आने की सिफारिश की थी। अब जबकि नतीजा सामने था और वह भी अच्छा, लिन जिन को तुरंत मूल्यांकनकर्ता टैन को लिखना पड़ा। जहां तक बाकी लोगों की बात है, उसे भूल जाइए। लिन जिन को इतने सारे पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार एक बार जब मूल्यांकनकर्ता टैन को पत्र मिल गया तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। ये बात ध्यान में रखते हुए लिन जिन सराय में लौट आया। लिन जिन को आश्चर्य हुआ कि गू मिंगजोग अभी भी पहली मंजिल पर एक मेज पर बैठा था और बड़ी दिलचस्पी से मार्शल स्क्रिप्चर पढ़ रहा था। लिन जिन को घर से निकले हुए 4 घंटे हो चुके थे और गू मिंगजोग वापस आ गया था। गू मिंगजोग वहां बैठकर 4 घंटे तक पढ़ता रहा था। जैसा कि लिन जिन ने निर्देश दिया था, सराय मालिक ने उसे परेशान नहीं किया। हालांकि लिन जिन को पता चल गया था कि सराय मालिक भी परेशान था। लिन जिन ने आगे बढ़कर अपना गला साफ किया। गू मिंगजोग स्थिर रहा। वह अभी भी अपने काम पर केंद्रित था, जैसे कि वह किसी अनसुलझी समस्या के बारे में गहराई से सोच रहा हो। कोई विकल्प न होने पर लिन जिन गू मिंगजोग के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। कुछ मन का उपयोग करते हुए उसने पुकारा, मास्टर गू। लिन जिन की आवाज सुनकर गू मिंगजोग चौंक कर जाग गया। वह कांप उठा और ऊपर देखने लगा। पहले तो वह थोड़ा नाराज हुआ क्योंकि उसे परेशान होना पसंद नहीं था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह लिन जिन था तो गू मिंगजोग मुस्कुराने लगा। भाई लिन, आपका ये मार्शल शास्त्र बहुत अद्भुत है। यह एक अमूल्य खजाना है। आपने इसे कहां से प्राप्त किया? क्या मैं इसे कुछ और दिनों के लिए उधार ले सकता हूं? स्पष्टतः एक बच्चे की तरह जिसने अपना पसंदीदा खिलौना पा लिया हो, गू मिंगजोग पूरी तरह से मार्शल पवित्र शास्त्र में डूबा हुआ था। लिन जिन की मार्शल आर्ट की नींव कमजोर थी और उनके पास अपने कौशल को निखारने के लिए 1 दशक से अधिक समय नहीं था। इसलिए ये मार्शल बाइबल उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। हालांकि गू मिंगजोग के लिए यह अलग था। गू मिंगजोग के पास पहले से ही तलवार चलाने की 10 साल से ज्यादा की ट्रेनिंग थी। अब जब उसने मार्शल सीक्रेट स्क्रिप्चर देखा तो ये बाघ के पंखों को जोड़ने जैसा था। स्वाभाविक रूप से उसने इसे एक खजाने की तरह माना। लिन जिन ने सिर हिलाया। बेशक, अगर आप चाहें तो मास्टर गू इसे देख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे लंबे समय तक देखते हैं। हालांकि साधना के लिए एक निश्चित मात्रा में विश्राम की आवश्यकता होती है। मास्टर गू, आप पहले थोड़ा ब्रेक लेकर दोपहर का भोजन क्यों नहीं कर लेते? दिन का खाना। गू मिंगजोग दंग रह गया। उसे याद आया कि उसने अभी तक अपना नाश्ता खत्म नहीं किया था। वह पहले से ही दोपहर का भोजन क्यों कर रहा था? जब उसने बाहर देखा तो वह दंग रह गया। यह स्पष्ट था कि वह मार्शल के पवित्र ग्रंथ में डूबा हुआ था और समय बीतने से पूरी तरह अनजान था। उसे पता ही नहीं था कि इतना समय बीत चुका है। दोपहर हो चुकी थी। कम से कम 4 घंटे बीत चुके थे। एक पल में गू मिंगजोग को अचानक याद आया कि लिन जिन आज रैंक 4 मूल्यांकन लेने के लिए मुख्यालय जा रहा था। उसका पहला विचार इसके बारे में पूछना था, लेकिन फिर उसने लिन जिन की आस्तीन पर रैंक 4 जानवर का टैटू देखा। एक पल में गू मिंगजोग की आंखें चौड़ी हो गईं। भाई लिन, आप पास हो गए। लिन जिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंत में मैं पास हो गया। हाँ, बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। गू मिंगजोग बहुत खुश था। हम ऐसी अच्छी चीज का जश्न कैसे न मनाएं? सराय मालिक, हमारे लिए कुछ बढ़िया खाना और शराब लाओ। चलो आज जश्न मनाते हैं। लिन जिन ने उसे नहीं रोका। ये वाकई जश्न मनाने का कारण था। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि उसे अभी भी दोपहर में स्वर्गीय जेड अकादमी में रिपोर्ट करना था, लिन जिन चिंतित नहीं था। अपने साधना के स्तर पर वह शराब के प्रभाव को आसानी से खत्म कर सकता था, भले ही वह मजबूत शराब का एक पूरा जार पी ले। सीनियर मो, जो पूरी सुबह चुप रहे थे, अंततः लिन जिन को बधाई देने के लिए बोले। सीनियर मो बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन मुख्यालय में बुरी तरह डर गए। पहले तो उसने रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि वह जेड ड्रैगन किंगडम में रैंक 3 के जानवर मूल्यांकनकर्ताओं जैसा ही है। लेकिन वहां जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि रैंक 4 का जानवर मूल्यांकनकर्ता रैंक 3 के जानवर मूल्यांकनकर्ता से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उस समय जो दबाव महसूस हुआ वह अभूतपूर्व था। इसके अलावा जब यांग मिंग नामक उस मूल्यांकनकर्ता ने उन पर हमला किया तो सीनियर मो मुकाबला भी नहीं कर सके। सच कहा जाए तो यदि इसका सामना बाहर अप्रेजल यांग से होता तो रैंक 4 जेड ड्रैगन को वह कुछ ही मिनटों में मार देता। रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता बहुत भयानक था। बहुत कुछ सीख लेने के बाद सीनियर मो को अब समझ में आ गया कि मूल्यांकनकर्ता लिन वह व्यक्ति है जिसे एक बार पकड़ लेने के बाद उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। केवल मूल्यांकनकर्ता लिन के करीब रहकर ही वह एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम होगा। हालांकि मेज पर परोसे गए व्यंजन बहुत बढ़िया नहीं थे, फिर भी लिन जिन और गू मिंगजोग ने खूब आनंद लिया। रात के खाने के बाद लिन जिन आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आए, जबकि सीनियर मो दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। अंदर लिन जिन ने शराब की गंध को दूर करने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया और तुरंत ताजा महसूस किया। उन्होंने गू मिंगजोग को कुछ समय के लिए अध्ययन करने के लिए मार्शल शास्त्र उधार दिया था। समय दिया जाए तो गू मिंगजोग की तलवारबाजी निश्चित रूप से सुधर जाएगी।
लिन जिन को अचानक वह बात याद आ गई जो उसे कल रात उस युवा गुरु के कमरे से मिली थी। वह अजीब काला लकड़ी का बक्सा। इसे बाहर निकालते समय लिन जिन ने देखा कि इस पर कई ताबीज चिपके हुए हैं। उसने इसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुरंत ही घातक जानवरों के संग्रहालय के अंदर हलचल मच गई। आत्मा दमन ताबीज। लिन जिन ने संग्रहालय के अंदर पत्थर की पट्टिका पर लिखे शब्दों को पढ़ा। नाम के अलावा एक परिचय भी था। यह एक साधक द्वारा पशु रक्त के मिश्रण का उपयोग करके लिखा गया है। इसका प्रभाव प्रेतात्माओं और बुरी आत्माओं को दबाने का है। यह सरल और समझने में आसान था। हालांकि यहाँ इस वस्तु की उपस्थिति ने किसी की कल्पना को उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया। इस काले लकड़ी के बक्से के अंदर ऐसा क्या था जिसे दबाने के लिए आत्मा दमन ताबीज का उपयोग किया जा सकता था। इसके अलावा लिन जिन ने साफ तौर पर देखा कि काले लकड़ी के बक्से पर लगे भूत प्रेत के दमन के तावीजों को बार बार हटाया और फिर से जोड़ा गया था। उनमें से कुछ टूट गए थे और उनके ऊपर नए तावीज चिपकाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि ऊपर कई परतों में तावीज चिपकाए गए थे। किसी ने बक्से को बार बार खोला और बंद किया होगा। क्यों? जाहिर है जो कुछ भी अंदर था उसे ले जाना और उपयोग के बाद उसे वापस रख देना। इस पर लिन जिन ने आत्मा दमन ताबीज को हटाने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले एक पल के लिए सोचा और काले लकड़ी के बक्से को खोला। लिन जिन के वर्तमान साधना स्तर के साथ वह केवल अपने मन से ही आत्मिक वस्तुओं और बुरी आत्माओं को दबा सकता था। बक्सा खोलने के बाद लिन जिन ने अंदर एक खंजर देखा। खंजर म्यान रहित था और लाल रंग में चमक रहा था। इसकी सतह पर लाल रंग की धारियां आपस में गुंथी हुई थीं, जैसे कि नाराज आत्माएं लाल रंग में विलाप कर रही हो। लिन जिन को आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। खंजर की मूठ इतनी छोटी थी कि उसे पकड़ना असंभव था। इससे लिन जिन को तलवार की याद आ गई। एक उड़ती हुई तलवार। यह एक उड़ती हुई तलवार थी। यह एक जादुई हथियार था जिसका इस्तेमाल अक्सर प्राचीन साधक किया करते थे। हालांकि रक्त अनुबंध साधकों के उदय के बाद उड़ती तलवारें धीरे धीरे लोगों की नजरों से ओझल हो गईं। आखिरकार रक्त अनुबंध साधकों के पास बहुत कम आत्मिक ऊर्जा होती है, इसलिए उड़ती तलवार को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसके अलावा पालतू जानवरों के आसपास होने पर उन्हें उड़ने वाली तलवार का उपयोग करने की क्या जरूरत थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उड़ने वाली तलवारों की अपनी खूबियां थीं। उदाहरण के लिए इसका इस्तेमाल हजारों मील दूर से बिना आवाज किए दुश्मन को मारने के लिए किया जा सकता था। लिन जिन ने एक बार अमर साधकों के बारे में सुना था जो घर पर रहने और शराब पीने के लिए उड़ने वाली तलवार पर निर्भर थे। उड़ने वाली तलवार किसी की क्षमता को पार कर सकती थी और अपने लक्ष्य को मार सकती थी। अब भी यह तरीका अत्यंत अकल्पनीय एवं अविश्वसनीय लगता था। लिन जिन को पता था कि यह उड़ती हुई तलवार कोई साधारण वस्तु नहीं थी। इसके चारों ओर एक आत्मा भूत के साथ यह एक उड़ती हुई तलवार थी जिसमें एक मजबूत जानलेवा आभा थी। जिज्ञासा से लिन जिन ने लकड़ी के बक्से को खोजा कि क्या कोई संबंधित उड़ती हुई तलवार का मंत्र है। लेकिन निराशा की बात यह रही कि लिन जिन को वह चीज नहीं मिली जिसकी वह तलाश कर रहे थे। उड़ती तलवार के मंत्र के बिना यह वस्तु अब उतनी मूल्यवान नहीं थी। उस युवा स्वामी ने इसे प्राप्त करने के बाद इसे केवल एक सामान्य खंजर के रूप में ही इस्तेमाल किया होगा। उसने इसे इस्तेमाल करने के बाद वापस रख दिया होगा क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कुछ भयानक हो सकता था। लिन जिन को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति था जो इसकी जरूरत महसूस कर सकता था। शांग एर। उसकी ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन स्किल बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। वह तलवारें और कृपान चलाने की आदी थी, इसलिए इस उड़ती हुई तलवार को चलाना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए लिन जिन ने उड़ती तलवार को दूर रख दिया, ये सोचकर कि जब वह वापस आएगा तो वह इसे शांग एर को उपहार के रूप में दे सकता है। उसे यह जरूर पसंद आएगा। तभी अचानक तलवार पर रक्त ऊर्जा लहराने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई तेज पंजा बाहर निकल रहा हो। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे कोई चेहरा खून के धुंध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। यह एक भयावह दृश्य था। लिन जिन ने उपहास किया। अपने मन को नियंत्रित करते हुए उसकी हथेली पर लपटें जलने लगी। अपने हाथ के एक धक्के से उसने रक्त ऊर्जा को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया। एक क्षण में खंजर सामान्य स्थिति में आ गया। ढक्कन बंद करके लिन जिन ने आत्मा दमन ताबीज को वापस चिपका दिया और फिर उसे अपने बिस्तर के नीचे धकेल दिया। ये लिन जिन का दूसरी बार स्वर्गीय जेड अकादमी में प्रवेश था। इस बार उनकी पहचान पहले से बिल्कुल अलग थी। पहले वह सिर्फ एक दर्शक था, अब वह हेवनली जेड अकादमी का शिक्षक था। एक आधिकारिक रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में वह स्वर्गीय जेड अकादमी के शिक्षक बनने के लिए योग्य से भी अधिक था। संयोगवश अकादमी ने लिन जिन का स्वागत उस युवा शिक्षक द्वारा करने की व्यवस्था की थी जो बीस्ट अप्रेजल मंडप में टेन लिन और जियान फैन फैन के मैच की देखरेख करता था। मूल्यांकक लिन, मेरा नाम वांग शिन है। अब से अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मिलिए। वांग शिन एक मिलनसार व्यक्ति था। भले ही लिन जिन उससे छोटा था, लेकिन उसने अनादर या उपेक्षा का कोई संकेत नहीं दिखाया। स्पष्ट रूप से इसका लिन जिन की रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में पहचान से कुछ लेना देना था। वांग शिन को पता था कि मूल्यांकनकर्ता लिन एक नवागंतुक थे, इसलिए वह उत्साहपूर्वक उनके साथ स्वर्गीय जेड अकादमी में गए और अकादमी के लेआउट का परिचय दिया। लिन जिन को स्वाभाविक रूप से बीस्ट अप्रेजल पवेलियन में सबसे अधिक रुचि थी। वहां जानवरों के हजारों नमूने थे और लिन जिन के लिए ये अमूल्य खजाने थे। अगर वह उन सभी को संग्रहालय में इकट्ठा कर सकता है तो वह निश्चित रूप से एक और इनाम तंत्र को ट्रिगर करने में सक्षम होगा। लिन जिन इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां तक अकादमी के अन्य भागों का सवाल है, लिन जिन की इसमें उतनी रुचि नहीं थी। हालांकि उसे अभी भी वह जानना था जो उसे जानना था। चलते चलते वांग शिन ने लिन जिन को उस जगह का परिचय दिया। जब वे एक विशाल हॉल में पहुंचे तो वांग शिन ने कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन, ये हेवनली जेड अकादमी का पहला व्याख्यान कक्ष है। इसका एक लंबा इतिहास है और जहां तक मैं देख सकता हूं, अगर आप कोई कक्षा शुरू करना चाहते हैं तो यह आपकी पहली कक्षा होनी चाहिए। आखिरकार यह अकादमी के शिक्षकों का रिवाज है। पहले व्याख्यान कक्ष में कक्षा शुरू करना एक शुभ एवं अच्छा शगुन था। यह पहचान और स्थिति का प्रतीक भी था। लिन जिन ने सिर हिलाया। वह इस तरह के नियम को समझ सकता था। तथाकथित अच्छी शुरुआत के लिए इस तरह की औपचारिकता से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा प्रथम व्याख्यान कक्ष को देखते हुए यह वास्तव में राजसी था। पूरे हॉल का विवरण भी बहुत विचारणीय था। इसमें प्रवेश करते ही किसी को तुरंत विस्मय की भावना महसूस होती थी। कहने की जरूरत नहीं कि लिन जिन को इस हॉल में व्याख्यान देने की इच्छा थी। यह निश्चित रूप से एक शानदार अनुभव होगा। मैं कल अपनी पहली कक्षा शुरू करने की योजना बना रहा हूँ।
लिन जिन ने अपनी योजना बताई। यहाँ आते समय वांग शिन ने लिन जिन को अकादमी के नियम पहले ही समझा दिए थे। अकादमी के शिक्षकों, विशेषकर जो रैंक 4 तक पहुंच चुके थे, को न केवल विशेषज्ञ छात्रों को लेने की अनुमति थी, बल्कि उन्हें हर महीने कम से कम एक सार्वजनिक व्याख्यान भी देना था। तथाकथित सार्वजनिक व्याख्यान का मतलब था कि यह सबके लिए खुला था। अगर किसी के अपने छात्र आ सकते थे, तो दूसरे छात्र भी आ सकते थे। वास्तव में हेवनली जेड अकादमी में छात्रों की बड़ी संख्या के बावजूद उनमें से केवल कुछ ही रैंक 4 20 मूल्यांकनकर्ता के अधीन अध्ययन करने में सक्षम थे। अधिकांश छात्र केवल सार्वजनिक पाठ्यक्रमों का ही अनुसरण कर सकते थे। बेशक ज्यादातर समय व्याख्याता वांग शिन जैसे रैंक 3 प्रशिक्षक थे। हालांकि रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति के कारण ही स्वर्गीय जेड अकादमी मध्य महाद्वीप में जानवर मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक पवित्र स्थान बन गई। चूंकि लिन जिन 3 महीने तक हेवनली जेड अकेडमी में पढ़ाने वाले थे, इसलिए वे निश्चित रूप से इस मामले को गंभीरता से लेंगे। इसलिए उन्होंने कल अपना पहला सार्वजनिक व्याख्यान देने की योजना बनाई। लिन जिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वांग शिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि अकादमी में कई नियम हैं, लेकिन वे छात्रों के लिए हैं। सर, वहां इतने कठोर नियम नहीं है। अध्ययन कक्ष के सामने एक नोटिस बोर्ड है। चलो देखते हैं कि कल कोई और शिक्षक व्याख्यान दे रहा है या नहीं। अगर कोई है तो हम इसे टाल सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो हमें बस एक नोटिस लिखना होगा और उसे लगाना होगा। इस पर लिन जिन तुरंत देखने के लिए वहां गया। निश्चित रूप से वहां एक नोटिस बोर्ड था जिस पर अगले कुछ दिनों के लिए व्याख्यान कक्ष का कार्यक्रम लिखा हुआ था। जाहिर है आज के लिए पहले से ही योजनाएं थी। मूल्यांकक हान जुवान के साथ सुबह की कक्षा समाप्त हो चुकी थी। कल की कक्षा का कॉलम अभी भी खाली था। यह समझना आसान था। लिन जिन ने इसे तुरंत समझ लिया। यह आसान है, लिन जिन ने कहा। क्या संयोग है, कल सुबह कोई अन्य जानवर मूल्यांकनकर्ता उस स्थान पर नहीं रहेगा। मूल्यांकनकर्ता लिन, आप बस नोटिस लगा सकते हैं। वांग शिन के ऐसा कहने के बाद लिन जिन ने अपने पास एक कलम और कागज उठाया। कुछ सोचने के बाद उसने एक विषय लिख दिया, जानवर मूल्यांकन कौशल सुधार व्याख्यान। लिन जिन को लगा कि जो लोग स्वर्गीय जेड अकादमी में दाखिला ले सकते हैं, वे कम से कम आधिकारिक रैंक 1 जानवर मूल्यांकनकर्ता है। उनमें से कई रैंक 2 जानवर मूल्यांकनकर्ता थे और उन सभी के पास एक ठोस आधार था। इसलिए लिन जिन मूल बातें छोड़ सकते हैं। वे सुधार चाहते थे, इसलिए लिन जिन ने मूल बातों को छोड़ दिया और जानवरों के मूल्यांकन कौशल सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। ये सभी को पसंद आना चाहिए। बेशक लिन जिन विचारों से भरा था, इसलिए उसके व्याख्यान की सामग्री बहुत मूल्यवान होगी। लिन जिन को इस बात पर पूरा भरोसा था। भले ही वह खुद ऐसा न कर पाए, लेकिन उसके पास घातक जानवरों का संग्रहालय था जो उसका साथ दे सकता था। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। काम पूरा होने के बाद लिन जिन ने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। वांग शिन की आंखें चमक उठी। मूल्यांकनकर्ता लिन, आपकी लिखावट वाकई बहुत अच्छी है। यह एक सच्ची तारीफ थी। यह जानबूझकर नहीं किया गया था। दरअसल लिन जिन की लिखावट अच्छी तरह से विकसित थी। यह अपने आप में एक स्कूल बनाने के संकेत दिखा रहा था। लिन जिन मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। यही है? लिन जिन ने पूछा। वांग शिन ने सिर हिलाया। हाँ, यह एक सार्वजनिक व्याख्यान है। जो भी पहले आएगा उसे पहले बोलने का मौका मिलेगा। चूंकि तुमने ये स्थान ले लिया है, इसलिए दूसरे जानवर मूल्यांकनकर्ता जब आएंगे तो पढ़ाने के लिए कोई दूसरा समय चुनेंगे। इस मामले के सुलझ जाने के बाद लिन जिन खुद को और रोक नहीं सका, इसलिए उसने स्वेच्छा से जानवर मूल्यांकन मंडप पर एक नजर डालने की पेशकश की। वांग शिन जाहिर तौर पर उसे मना नहीं करेगा। इसके अलावा वह जानता था कि मूल्यांकनकर्ता लिन को मिस्टर झोंग ने हेवनली जेड अकेडमी में आमंत्रित किया था, इसलिए वह उसे नीचा नहीं दिखा सकता था। श्री झोंग के पास आमतौर पर इतने सारे अनुरोध नहीं होते थे, लेकिन जब तक उन्होंने इसे उठाने की पहल की, इसका मतलब था कि श्री झोंग इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थे। इससे पता चला कि मिस्टर झोंग मूल्यांकक लिन को कितना महत्व देते थे। जानवर मूल्यांकन मंडप के रास्ते में लिन जिन अप्रत्याशित रूप से एक परिचित चेहरे से टकरा गया। ये ली शिन की था। वह कुछ अन्य छात्रों के साथ बातें करते हुए और हंसते हुए चल रही थी। जब उसने लिन जिन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। मूल्यांकक लिन, आप फिर यहाँ क्यों आए हैं? लिन जिन मुस्कुराया। उसे ली शिनकी का गहरा प्रभाव था। आखिरकार वह वही थी जिसने कल अकादमी में खो जाने पर उसका मार्गदर्शन किया था। मैं यहाँ शिक्षक बनने आया हूँ, इसलिए मुझे आना ही होगा, लिन जिन ने बेपरवाही से कहा। हालांकि ली शिनकी की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। ये हेवनली जेड अकादमी थी। अकादमी में शिक्षक बनना आसान नहीं था, लेकिन अगले ही पल ली झिनकी ने वांग शिन को लिन जिन के पास खड़ा देखा। उसने स्पष्ट रूप से शिक्षक वांग को पहचान लिया। चौंक कर वह जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। न केवल वह, बल्कि उसके बगल में बैठे छात्र भी आगे आए और सम्मानपूर्वक झुके। ठीक है, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाना है। मैं कल सुबह लेक्चर हॉल 1 में अपना पहला व्याख्यान दूंगा। आप आकर इसे सुन सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा होगा, लिन जिन ने आगे बढ़ने से पहले ली शिनकी से कहा। वांग शिन ने छात्रों के अभिवादन का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और ली शिनकी को सिर हिलाया। कारण सरल था, ली शिनकी और मूल्यांकक लिन परिचित थे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वांग शिन ने अनुमान लगाया कि वह उसकी ओर देखेगा भी नहीं। मूल्यांकक लिन, इस तरफ आओ। वांग शिन ने उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना जारी रखा, जिससे ली शिनकी और उसका समूह अचंभित होकर पीछे रह गया। शिनकी, वह कौन था? क्या वह अकादमी का शिक्षक है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? एक लंबे छात्र ने उत्सुकता से पूछा। उसका नाम लिन जिन है। वह 10 लिन के गृहनगर से है और वह रैंक 4 के मूल्यांकन के लिए यहाँ आया है। एक मिनट रुको, वह ली शिनकी को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और वह लिन जिन की आस्तीन को देखने के लिए मुड़ा। तुरंत उसकी सांसें तेज हो गईं। 4 छल्ले वाली आस्तीन। उसने अपनी आंखें मली। उसे गलतफहमी नहीं थी, ये वास्तव में 4 छल्ले वाली आस्तीन थी। एक पल में ली शिनकी वहीं पर स्तब्ध रह गया। दरअसल वह अकेली नहीं थी जिसने ये देखा। अन्य छात्रों ने भी इसे देखा। रैंक 4 पशु मूल्यांकन करता। हे भगवान, वह मेरी ही उम्र का दिखता है। मैं तो केवल रैंक 1 का जानवर मूल्यांकन करता हूँ। उसने कहा कि वह शिक्षक बनने जा रहा है। लगता है कि वह सही है। रैंक 4 का जानवर मूल्यांकन करता स्वाभाविक रूप से अकादमी में शिक्षक बनने के लिए योग्य है। शिनकी, तुमने खुद को एक शक्तिशाली समर्थक पाया है।
ठीक है, क्या वह छात्रों को स्वीकार करता है? शिनकी, क्या तुम मुझे पूछने में मदद कर सकते हो? मैं इतने लंबे समय से यहाँ हूँ लेकिन मैंने अभी तक आधिकारिक तौर पर उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक वांग इतने उत्सुक थे। तस्क तस्क, वह रैंक 4 जानवर मूल्यांकन करता है। शिनकी, क्या यह मूल्यांकनकर्ता लिन वास्तव में 10 लिन के गृहनगर से है? अपने दोस्तों के सवालों की बौछार का सामना करते हुए ली शिनकी उन्हें स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाई। उसे ठीक होने में काफी समय लगा। सच कहा जाए तो जब मूल्यांकनकर्ता लिन कल आई तो उन्हें नहीं लगा कि वह रैंक 4 मूल्यांकन में पास हो पाएंगी। आखिरकार रैंक 4 का जानवर मूल्यांकनकर्ता साल में एक बार भी दिखाई नहीं देगा। कई रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता थे जो हर साल रैंक 4 मूल्यांकन लेना चाहते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश असफल रहे। यहाँ तक कि अनुभवी जानवर मूल्यांकनकर्ता भी असफल रहे। ली शिनकी ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक बुजुर्ग पशु मूल्यांकनकर्ता जिसे वह जानती थी, लगातार 3 रैंक 4 मूल्यांकन में असफल हो गया था। आखिरकार वह बूढ़ा जानवर मूल्यांकनकर्ता अत्यधिक कुशल और जानकार था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता बनना पहले से ही मुश्किल था। किसने सोचा होगा कि मूल्यांकनकर्ता लिन अपने पहले प्रयास में ही पास हो जाएगा? ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि वह हेवनली जेड अकादमी में शिक्षक भी बन सकता है। अविश्वसनीय। तभी ली शिनकी को 10 लिन द्वारा मूल्यांकनकर्ता लिन का मूल्यांकन याद आया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 10 लिन हमेशा मूल्यांकनकर्ता लिन का बहुत सम्मान करता है। ठीक है, मूल्यांकनकर्ता लिन ने बताया कि वह कल सुबह एक सार्वजनिक व्याख्यान देंगे। मुझे उसमें शामिल होना है। ली शिनकी ने अपना मन बना लिया। वह 10 लिन जितनी प्रतिभाशाली नहीं थी। पूरी अकादमी में उसे एक बहुत ही साधारण व्यक्ति माना जाता था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए रैंक 4 के पशु मूल्यांकनकर्ता का छात्र बनना लगभग असंभव था। लेकिन अब उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। मुझे कल सार्वजनिक व्याख्यान में अवश्य भाग लेना चाहिए। लिन जिन को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि ली शिनकी क्या सोच रहा था। वह भी बहुत उत्साहित था। पहले वह इस बीस्ट इवैल्यूएशन हॉल पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह अंदर नहीं जा सका। अब आखिरकार उसके पास एक वैध पहचान और प्रवेश करने का एक कारण था। मूल्यांकनकर्ता लिन, ये बीस्ट अप्रेजल हॉल है। मुझे नहीं लगता कि पूरे कॉन्टिनेंट सेंटर में इस तरह की कोई जगह है। हॉल में 4 मंजिलें हैं और कुल 72 कमरे हैं। इनमें से 10 कमरे अजूबों से भरे हुए हैं, वांग शिन ने समझाया। लिन जिन ने सुनते हुए सिर हिलाया, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। वह विभिन्न जानवरों की आभा को सूंघ सकता था। बीस्ट अप्रेजल हॉल के अंदर दुनिया भर से दसियों हजार बीस्ट फर नमूनों का संग्रह है। यहाँ तक कि बीस्ट अप्रेजल रिपोर्ट का एक पूरा सेट भी है। यह मंडप मास्टर्स की पीढ़ियों के संकलन का समापन है। हर 5 साल में नई सामग्री जोड़ी जाएगी जबकि गलत सामग्री को हटा दिया जाएगा। ये पूरे हेवनली जेड अकादमी का अंतिम खजाना है। जब वांग शिन ने इसे यहाँ पेश किया तो उन्हें भी गर्व हुआ। दरअसल जानवर मूल्यांकन रिपोर्ट के स्तर पर कम से कम सैकड़ों किताबें थी। उनमें दुनिया भर के जानवरों के विवरण शामिल थे। लिन जिन को सिर्फ यही पता था। वह ये भी जानता था कि जानवर मूल्यांकन रिपोर्ट एक तरह से घातक जानवरों के संग्रहालय के समान ही थी। हालांकि संग्रहालय स्पष्ट रूप से अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली था। कम से कम घातक जानवरों का संग्रहालय सीधे जानवर का मूल्यांकन कर सकता था। जानवर चाहे कितना भी अजीब या विचित्र क्यों न हो, संग्रहालय उसे स्पष्ट रूप से और बहुत विस्तार से पहचान सकता था। यह ऐसी चीज थी जिसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती थी। आमतौर पर केवल श्री झोंग ही बीस्ट मूल्यांकन हॉल में होते हैं जो बीस्ट मूल्यांकन रिपोर्ट पूरी करते हैं। अन्य बीस्ट मूल्यांकनकर्ता भी कभी कभी आते हैं। वांग शिन ने दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया। लेकिन मिस्टर झोंग अभी यहाँ नहीं है। इस समय उन्हें अपने छात्रों को पढ़ाना चाहिए। लिन जिन ने सिर हिलाया। उन्होंने सोचा, यह एक महान अवसर है। मूल्यांकनकर्ता वांग, मैं बीस्ट मूल्यांकन हॉल के चारों ओर एक नजर डालना चाहता हूँ। आप जो चाहे करें, मेरी बात पर ध्यान न दें। लिन जिन के ऐसा कहने के बाद वांग शिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार लिन जिन ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो बीस्ट अप्रेजल हॉल में आया था। पहली बार यहाँ आने वाले शिक्षक आमतौर पर इस जगह के आसपास टहलते थे क्योंकि यह बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, मूल्यांकनकर्ता लिन, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर वांग शिन ने उन्हें सलाम किया और चला गया। अब लिन जिन विशाल जानवर मूल्यांकन हॉल में एकमात्र बचा था। हालांकि इस तरह के स्थान का रक्षाहीन होना असंभव था। लिन जिन को यहाँ एक अनोखी आभा का एहसास हो रहा था। हालांकि यह बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से मौजूद थी। यह आभा किसी राक्षस की आभा के समान थी। हालांकि लिन जिन इसे अनदेखा कर सकता था। आखिरकार वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। वह अब अकादमी का आधिकारिक शिक्षक था, इसलिए बीस्ट अप्रेजल हॉल में आना स्वाभाविक था। और इसलिए लिन जिन इसे और अधिक समय तक रोक नहीं सका और पहली मंजिल से अपनी रिकॉर्डिंग योजना शुरू कर दी। पहली मंजिल पर 15 कमरे थे और वे अलमारियों से भरे हुए थे। वे किसी दवा की दुकान के छोटे चौकोर दराजों की तरह दिखते थे, लेकिन वे औषधीय जड़ी बूटियों से नहीं बल्कि विभिन्न जानवरों के फर और खाल से भरे हुए थे। अलमारियों के बाहर एक विशेष सूची थी जिसमें प्रत्येक अलमारी में रखी वस्तुओं का विवरण था। बेशक ये केवल एक मोटा रिकॉर्ड था और विस्तृत नहीं था। लिन जिन ने उन्हें अध्ययन करने और छूने के लिए एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया। कुछ खालें थीं, कुछ दांत और पंजे थे और कुछ पूंछ और तराजू भी थे। लिन जिन को इन वस्तुओं के विवरण की परवाह नहीं थी। उसने उन सभी को छुआ और तुरंत उन्हें वापस रख दिया, क्योंकि लिन जिन द्वारा छुई गई कोई भी चीज घातक जानवरों के संग्रहालय में दर्ज हो जाती थी। कृपान दांतेदार सुअर रैंक 3, 1000 शक्ति वाला 4 सशस्त्र वानर रैंक 4, पृथ्वी को पलटने वाला बैल रैंक 2, उद्धरण चिन्ह। लिन जिन ने उन्हें एक एक करके रिकॉर्ड किया। हालांकि वह तेज नहीं था, लेकिन मात्रा की गारंटी थी। कुछ ही समय में लिन जिन ने 100 से ज्यादा पालतू जानवरों की जानकारी संग्रहालय में दर्ज कर ली थी। यह बाहर की अपेक्षा बहुत तेज था। इसके अलावा उनमें से कई दुर्लभ जानवर थे। क्या शानदार जगह है। लिन जिन उत्साह में अपने हाथों को आपस में रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिन जिन इधर उधर बेवकूफी कर रहा था और अंधाधुंध तरीके से इधर उधर टटोल रहा था। आखिरकार उसने एक दराज पर एक नजर डाली और फिर उसे वापस रख दिया और दूसरा खोल दिया। सामान्य जानवर मूल्यांकनकर्ता इन चीजों का अध्ययन करते समय इतने लापरवाह नहीं होंगे। करीब आधे घंटे बाद लिन जिन ने आखिरकार पहली मंजिल के एक कमरे में सभी पालतू जानवरों की जानकारी रिकॉर्ड कर ली। लिन जिन तुरंत दूसरे कमरे में भाग गया।
जब लिन जिन खुशी खुशी पालतू जानवरों की जानकारी रिकॉर्ड कर रहे थे तो बीस्ट अप्रेजल हॉल की चौथी मंजिल के एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति जो किताब पढ़ रहा था नीचे हो रही हलचल सुनकर चौंक गया। एक क्षण में वह व्यक्ति दरवाजे के बाहर प्रकट हो गया। इस व्यक्ति की गति वाकई हैरान करने वाली थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस व्यक्ति की हरकतें इतनी तेज थी कि उन्होंने एक भी आवाज नहीं निकाली। एक और कदम बढ़ाते ही वह पहले मंजिल पर पहुंच गया। उसकी हरकतें भूत से भी अधिक रहस्यमय थीं। इसके अलावा ये व्यक्ति चौथी मंजिल पर एक छाया की तरह था। उसके चेहरे के भाव पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन पहली मंजिल पर वह बिल्कुल अलग दिख रहा था। वह एक दुबले पतले बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। बूढ़ा आदमी एक साधारण लेकिन साफ सुथरा लबादा पहने हुए था। वह सिर से पैर तक बेदाग था। उसकी सफेद दाढ़ी और बाल उसे अमरता का एहसास दे रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल में उसकी दृष्टि जीवंत रंगों से भर गई। दीवारों के माध्यम से वह लिन जिन को देख सकता था जो बेतरतीब ढंग से कमरों में खोजबीन कर रहा था। बूढ़ा आदमी हिला नहीं बल्कि जिज्ञासा से उसका अध्ययन करता रहा। वह लिन जिन के अजीब व्यवहार से स्पष्ट रूप से हैरान था। जब तक लिन जिन खोजबीन कर रहा था वह देखता रहा। जब लिन जिन दूसरे कमरे से बाहर आने वाला था तो बूढ़ा आदमी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। एक तेज चाल के साथ वह चौथी मंजिल पर कमरे में वापस आ गया। स्पष्टतः बूढ़े व्यक्ति को यह पसंद नहीं था कि उसे खोजा जाए या परेशान किया जाए। शायद बूढ़े व्यक्ति को पहले ही पता चल गया था कि नीचे वाला व्यक्ति अकादमी का शिक्षक है, इसलिए वह उसके अजीब व्यवहार के बावजूद उस पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। लिन जिन कमरे से बाहर आया और संदेह से चारों ओर देखने लगा। यह अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझ पर जासूसी कर रहा है। लिन जिन ने खुद से ही बड़बड़ाया। उसे डर था कि उसकी इंद्रियां इतनी मजबूत नहीं थी। उसने जियाओ हुओ से पूछा। जियो हुओ को भी कुछ असामान्य नहीं लगा। इसे भूल जाओ, चलो जारी रखें। लिन जिन को लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस समय जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की खुशी में डूबा हुआ था। वह बहुत उत्साहित था। ऐसा लगा जैसे बिना बोए ही काट लिया गया हो। ये होमवर्क की नकल करने से भी बेहतर था। 2 कमरे इकट्ठा करने के बाद लिन जिन ने घातक जानवरों के संग्रहालय में 500 से अधिक जानवरों को जोड़ा था। अतीत में यह अकल्पनीय बात थी। उसने जितने भी जानवर एकत्र किए, संग्रहालय के अंदर की जगह बढ़ती गई। हालांकि वह अभी भी अगले इनाम तक पहुंचने से बहुत दूर था। इसलिए लिन जिन तीसरे कमरे में भाग गया। जब तक आसमान में अंधेरा नहीं छा गया तब तक लिन जिन ने पहली मंजिल पर 15 कमरों और 4000 से ज्यादा जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना पूरा नहीं कर लिया था। आधे दिन का काम लिन जिन के लिए कई महीनों के काम के बराबर था। जैसे ही लिन जिन द्वारा एकत्र पालतू जानवरों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई, घातक जानवरों के संग्रहालय ने अंततः एक और इनाम की घोषणा की। उच्च स्तरीय जानवर की निवारक शक्ति। अंततः ये यहाँ था। लिन जिन इतने लंबे समय से इस उन्नत जानवर निरोधक क्षमता का इंतजार कर रहे थे कि फूल मुरझा गए थे। करीब से निरीक्षण करने पर यह उन्नत जानवर निरोधक क्षमता रैंक 5 से नीचे के जानवरों को रोक सकती थी। बेशक रैंक 5 के जानवरों के लिए ये 100% सफलता दर नहीं थी। अद्वितीय क्षमताओं या दुर्लभ वंशों वाले रैंक 5 के जानवरों के खिलाफ लिन जिन की प्रतिरोधक क्षमता विफल हो सकती है। लेकिन यदि यह असफल भी हो गया तो भी यह क्रूर जानवर को प्रभावित कर सकता है। इस बिंदु पर लिन जिन थोड़ा निराश था। आखिरकार यह अभी भी उस उच्च स्तरीय निरोध से बहुत दूर था जिसकी उसने उम्मीद की थी। लेकिन तुलनात्मक रूप से कहें तो ये कुछ न होने से बेहतर था। लिन जिन बहुत खुश था। भले ही आसमान काला हो जाए, लेकिन उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी मिस्टर झोंग अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए वे अपना भाषण जारी रख सकते थे। और इसलिए लिन जिन दूसरी मंजिल पर छलांग लगा दी। एक पल में लिन जिन की व्यस्त छवि ने बीस्ट इवैल्यूएशन हॉल को भर दिया। चौथी मंजिल के कमरे में मौजूद व्यक्ति फिर से चौंक गया। इस बार छाया ने पहले वाले बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। पहले की तरह वो उसी भयानक तरीके से बाहर दिखाई दिया। पहले की तरह उसने दीवार के माध्यम से लिन जिन की हर हरकत पर नजर रखी। लेकिन इस बार बूढ़े आदमी को कुछ दिलचस्प बात पता चली, क्योंकि उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। और इस बार बूढ़ा आदमी वापस नहीं आया। इसके बजाय वह चला गया और तुरंत दूसरी मंजिल के एक कमरे में लिन जिन के पीछे दिखाई दिया। वहां पूर्णतः शांति थी, लेकिन इस दूरी पर लिन जिन को कुछ आभास हुआ। लिन जिन ने तुरंत पलटकर देखा और बूढ़े आदमी को अपनी ओर घूरते हुए देखकर चौंक गया। कोई भी व्यक्ति अपने पीछे चुपचाप खड़े किसी व्यक्ति को देखकर चौंक जाता। बूढ़े व्यक्ति का आचरण और आभा बहुत ही गरिमापूर्ण थी। एक नजर में ही लिन जिन को पता चल गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लिन जिन यहाँ नया था, इसलिए उसे बीस्ट इवैल्यूएशन हॉल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वांग शिन ने बताया कि अकादमी के शिक्षक अक्सर किताबें पढ़ने के लिए बीस्ट इवैल्यूएशन हॉल आते थे। इसलिए लिन जिन ने मान लिया कि यह बूढ़ा आदमी अकादमी के शिक्षकों में से एक है। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे और लिन जिन उसकी आस्तीन पर जानवर का पैटर्न नहीं देख सकता था। लेकिन उसके प्रभावशाली तरीके और रहस्यमय चाल कौशल के आधार पर लिन जिन ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। लिन जिन ने तुरंत बूढ़े आदमी को सलाम किया। क्या कुछ बात है बूढ़े साहब? ये कुछ तो होगा, अन्यथा बूढ़ा आदमी लिन जिन के पीछे खड़ा होकर उसे इतनी गौर से क्यों देख रहा होगा? लिन जिन के पूछने पर बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, जब से तुम आए हो तुम इधर उधर खोजबीन कर रहे हो। क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? हौंफना। लिन जिन ने सोचा, ये बूढ़ा आदमी वाकई बहुत चौकस है। लेकिन पहले मेरे आसपास कोई नहीं था, तो इस बूढ़े ने कैसे ध्यान दिया? लिन जिन को जासूसी किए जाने का अजीब एहसास याद आया। अब ऐसा लग रहा था जैसे यह वही बूढ़ा आदमी था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने कौन सी विधि अपनाई, लिन जिन को कोई जानकारी नहीं थी। इस बारे में बात करते हुए लिन जिन को यह अच्छी तरह से पता था कि विभिन्न जानवरों के नमूनों को जल्दी से छूने की उसकी हरकतें वास्तव में हैरान करने वाली थी। बूढ़े आदमी की उम्र को देखते हुए वह एक अनुभवी जानवर मूल्यांकन करता होना चाहिए, इसलिए लिन जिन को उसे कुछ बुनियादी सम्मान दिखाना पड़ा। लिन जिन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और उसने जवाब दिया, बूढ़े साहब, लिन जिन पहली बार यहाँ आए हैं। मैं आज ही अकादमी में आया हूँ और मैंने बहुत पहले सुना था कि हेवनली स्पाइरल अकादमी के बीस्ट इवैल्यूएशन हॉल में हजारों जानवरों के नमूने हैं, इसलिए जिज्ञासा से मैंने एक नजर डालने का फैसला किया। इसका कोई गहरा अर्थ नहीं है। अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ तो लिन जिन आप चले जाएंगे। आखिरकार देर हो रही थी और श्री झोंग शायद जल्द ही वापस आ जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी चले गए, क्योंकि अभी भी 3 महीने बाकी थे।
यह उनके लिए बीस्ट इवैल्यूएशन हॉल में सभी नमूनों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय था, इसलिए उन्हें जल्दी नहीं थी। बूढ़े आदमी ने लिन जिन को सिर से पैर तक ध्यान से देखा। अकादमी का नया शिक्षक, मैंने देखा कि जब आपने पहले नमूने को छुआ था तो आपकी उंगलियों के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। क्या यह एक गुप्त जानवर मूल्यांकन तकनीक है? उद्धरण चिन्ह। इस बार लिन जिन सचमुच हैरान था। जब से उसने जानवरों का मूल्यांकन करने के लिए घातक जानवरों के संग्रहालय को उधार लिया था, तब से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक कि लिन जिन को भी नहीं पता था कि जब वह नमूने को छुएगा तो उसकी उंगलियों के चारों ओर आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित होगी। इसलिए वह अचंभित रह गया। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, मैं तुमसे पूछता हूँ, पहली मंजिल पर कमरा 3 में दराज 217 में क्या है? ये किस तरह के जानवर का है? लिन जिन के पास तुरंत जवाब था। न केवल वह जानता था कि दराज के अंदर क्या है और वह किस तरह का जानवर है, बल्कि वह इसकी विस्तृत जानकारी भी जानता था। हालांकि लिन जिन ने जानबूझकर कहा, मुझे याद नहीं है। उन्हें अपना प्रोफाइल कम रखना पड़ा। हालांकि बूढ़े आदमी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम्हें याद नहीं है? मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमने अभी जो इस्तेमाल किया है वह एक अनोखी जानवर मूल्यांकन तकनीक होगी। क्या ये ठीक रहेगा? तुम मुझे ये गुप्त तकनीक सिखाओ और मैं तुम्हें एक और गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम क्या सोचते हो? करीब से देखने पर पता चला कि बूढ़े आदमी की आंखें जुनून से जल रही थी। उसे पूरा यकीन था कि लिन जिन ने एक खास जानवर मूल्यांकन तकनीक में महारत हासिल कर ली है। बेशक इस बूढ़े आदमी की निर्णय क्षमता असाधारण थी। वह निश्चित रूप से कोई औसत व्यक्ति नहीं था, लेकिन लिन जिन इसे स्वीकार नहीं कर सका। बूढ़े साहब, लिन जिन को वास्तव में नहीं पता कि यह किस तरह की पशु मूल्यांकन तकनीक है। मैं बस उत्सुक था, इसलिए मैंने इसे अपने हाथ से छुआ। यह पशु मूल्यांकन के 6 तरीकों का स्पर्श है। अगर बूढ़े साहब पशु मूल्यांकन के 6 तरीकों को सुनना चाहते हैं तो लिन जिन थोड़ा समझा सकते हैं। लिन जिन ने अनभिज्ञता प्रकट की और मामले को शांत करने की कोशिश की। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर जैसे उसे कुछ सूझा हो वह पलटा और चला गया। लिन जिन ने सोचा, कितना अजीब आदमी है। सौभाग्यवश वह चला गया। अब लिन जिन की हिम्मत नहीं हुई कि वह बीस्ट अप्रेजल हॉल में और रुके। वह बूढ़े आदमी को फिर से बाहर निकाल सकता था, इसलिए वह चुपचाप चला गया। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, हरे रंग के कपड़े पहने एक परी जैसी लड़की पहली मंजिल पर हॉल में एक प्रेत की तरह प्रकट हुई। उसने लिन जिन की विदा होती हुई आकृति को घूर कर देखा। वह अचानक क्यों चले गए? मैं सोच रहा था कि अगर मैं उससे मिलने के लिए अपना रूप बदल लूं, तो शायद वह मुझे रहस्यपूर्ण तकनीक बता दे। क्या उन्होंने नहीं कहा कि युवा पुरुष सुंदरता का विरोध नहीं कर सकते? मेरा दिखना ही शहरों को गिराने के लिए काफी होना चाहिए, है ना? यह देखा जा सकता था कि हरे कपड़े पहने लड़की के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। तभी एक व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। वह झोंक जिफेक था। हरे कपड़े पहने लड़की की आकृति चमक उठी और वह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। झोंक जिफेक ने भी उस आकृति को देखा। वह दंग रह गया। वह पहले भी लिन जिन से टकरा चुका था और उन्होंने कुछ शब्दों का आदान प्रदान भी किया था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसे हरे रंग की उस खूबसूरत लड़की का नजारा देखने को मिला। झोंक जिफेक को आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बीस्ट अप्रेजल हॉल की 4थी मंजिल पर चला गया। फिर उसने दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग को देखा और सिर झुकाया। वरिष्ठ शू, क्या आपके पास मेरे लिए कोई निर्देश है? कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो वह विशाल पेंटिंग एक आंतरिक कक्ष प्रतीत हो रही थी। अंदर मेज और कुर्सियां थीं और दीवार पर कुछ पेंटिंग टंगी हुई थी। वहां बूढ़े आदमी, सुंदर युवा स्वामी, हरे कपड़े पहने लड़कियां और सभी प्रकार के अजीब जानवर थे। यह एक पेंटिंग के भीतर एक पेंटिंग थी। अगर लिन जिन यहाँ होता तो वह दीवार पर उस बूढ़े आदमी को पहचान लेता। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने पहले देखा था। इसके अलावा पेंटिंग में सभी लोग जानवरों के पैटर्न वाली आस्तीन पहने हुए थे। अगर कोई उन्हें ध्यान से गिनता तो उसे 5 जानवरों के पैटर्न मिलने पर आश्चर्य होता। जानवर पैटर्न आस्तीन के 5 छल्ले। झोंक जिफेक को कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह धीरे धीरे वहां से निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने पेंटिंग पर लिखे शिलालेख पर नजर डाली। उस पर एक नाम लिखा था, जियो शू लू। लिन जिन लगभग भूल ही गया था कि आज रात वेजिटेशन हॉल का उद्घाटन था। आखिरकार पिछले कुछ दिन उसके लिए काफी संतोषजनक रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर अच्छी खबरें थी। उदाहरण के लिए उसने चूची को मार डाला जिसने कियाओ परिवार के पुश्तैनी लकड़ी के टोकन चुरा लिए थे और व्हाइट एप और शांग र को लगभग मार ही डाला था। उसने डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हासिल की। उदाहरण के लिए उन्होंने रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता की परीक्षा उत्तीर्ण की और आधिकारिक तौर पर रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता बन गए। और आज रात लिन जिन को वेजिटेशन हॉल के उद्घाटन के दौरान कुछ काम करना था। हमेशा की तरह जब लिन जिन ने वेजिटेशन हॉल में प्रवेश किया तो सभी आगंतुक पहले से ही वहां थे। फिर भी कोई नया सदस्य शामिल नहीं हुआ था। लिन जिन इस तंत्र के बारे में केवल एक मोटा अनुमान ही लगा सकते थे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी समय नहीं आया था। पिछली बार नए आगंतुक कम से कम 2 से 3 महीने पहले आए थे। इस धारणा के आधार पर हर 2 से 3 महीने में नए आगंतुक आने चाहिए। बेशक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इस बार लिन जिन ने फैंग जिकियान को वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर फैंग जिकियान बहुत खुश हुआ। क्यूरेटर, क्या आप कह रहे हैं कि मूल्यांकनकर्ता लिन तियानिक्सुआन शहर में आ गया है और रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता की परीक्षा पास कर ली है? लिन जिन ने सिर हिलाया। यह सही है। फैंग जिकियान ने तुरंत पूछा, क्यूरेटर, क्या आप अभी तक आ गए हैं? मैं। लिन जिन दंग रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं जब चाहूं जा सकता हूं। विजिटेशन हॉल में लिन जिन जितना चाहे उतना डींग मार सकता था। फैंग जिकियान ने फिर अपनी शिकायतें बतानी शुरू की। क्यूरेटर, हाल ही में मेरा समय अच्छा नहीं रहा है। बाहर के लोगों को शायद ये पता न हो, लेकिन ये क्राउन प्रिंस के चयन के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। मेरे वे भाई पहले ही अपना दिमाग खो चुके हैं और हर कीमत पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने मेरी एक छोटी सी कमजोरी पकड़ ली और लगभग मुझे मार ही डाला। शायद बाहर फैंग जिकियान सर्पिल ग्रेट नेशन का शिष्ट और प्रतिष्ठित तीसरा राजकुमार था, लेकिन लिविंग रूम में वह खुद को मुक्त कर सकता था। अपने शब्दों में, वह केवल लिविंग रूम में ही सही मायने में सुरक्षित महसूस करता था।
यहाँ कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता था और क्यूरेटर जैसी शक्तिशाली हस्ती स्थिति की अध्यक्षता कर रही थी। मेरा वह बड़ा भाई ईमानदार और दयालु लगता है, लेकिन वह वास्तव में क्रूर और निर्दयी है। कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा दूसरा भाई पापी, चालाक और षड्यंत्रों से भरा हुआ है। इस बार उन दोनों ने मिलकर मुझसे निपटने का काम किया। अगर यह बात सच न होती कि पिता सम्राट अभी भी मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, तो इस बार मैं पूरी तरह से खत्म हो जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक मैं कोई बड़ा योगदान नहीं देता या मेरा बड़ा भाई और दूसरा भाई कोई गलती नहीं करते, तब तक मेरे पास निश्चित रूप से कोई मौका नहीं होगा। फैंग ज़िकियान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे वास्तव में सिंहासन नहीं चाहिए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले कई लोगों ने अपनी जिंदगी मेरे कंधों पर डाल दी है। दूसरे, मुझे खुद की रक्षा करनी है। अगर बड़े भाई और दूसरे भाई सिंहासन पर चढ़ते हैं तो ये ठीक रहेगा अगर शाही पिता अभी भी जीवित है। लेकिन अगर शाही पिता चले गए तो मुझे डर है कि मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। फैंग ज़िकियान एक भयानक अंत के बारे में सोचकर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। बाकी सभी लोग अचंभित थे और उन्हें उस पर दया आ रही थी। हे किंग ने इस बारे में सोचा और कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि आप एक महिला होती। आपको वैसे भी सिंहासन पर चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और कोई भी प्रतिष्ठित नहीं होगा। यह सुनकर आमतौर पर ठंडी रहने वाली मैडम घोस्टचाइल्ड भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। इस बारे में बात करते हुए, हालांकि फैंग ज़िकियान स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र का तीसरा राजकुमार था, वह दिंडर में रहता था। वह ब्लैक क्रो, मैडम घोस्टचाइल्ड और यहाँ तक कि ओल्टियान से भी बदतर था। वे या तो खलनायक विशेषज्ञ थे जो अपनी आजादी का आनंद लेते थे, या वे एक पहाड़ पर कब्जा करके अपने सुखों का आनंद लेते थे। हालांकि उनकी स्थिति फैंग ज़िकियान की तुलना में नहीं थी, कम से कम वे आरामदायक थे। उन्हें हर समय डरने की जरूरत नहीं थी और उन्हें दूसरों के खिलाफ योजना बनाने के लिए अपने दिमाग को खपाने की जरूरत नहीं थी। लिन जिन ने फैंग ज़िकियान की शिकायतें सुनी, लेकिन सच कहें तो वह ज्यादा मदद नहीं कर सका। लिन जिन को सिंहासन की लड़ाई में मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके पास अपनी सीमा थी। वह किसी को भी फैंग ज़िकियान के खिलाफ साजिश रचने या उसे नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता था। यदि ऐसा हुआ तो लिन जिन के लिए स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र के शाही परिवार से स्वर्गीय पुस्तकें उधार लेना बहुत कठिन हो जाएगा। कुछ सोचने के बाद लिन जिन ने कहा, लिन जिन से संपर्क करने का कोई मौका ढूंढो। इसके अलावा अगर तुम्हें किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताओ। जब तक ये हमारी क्षमताओं के भीतर है, लिन जिन और मैं दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। फैंग ज़िकियान इसी का इंतजार कर रहा था। क्यूरेटर, जल्द ही मेरे पिता का जन्मदिन है। मेरे भाइयों ने कई उपहार तैयार किए हैं और उन्होंने कई विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया है। मैं सोच रहा था, फैंग ज़िकियान ने हिचकिचाते हुए कहा। लिन जिन समझ गया, अगर आप उपहार चाहते हैं तो मेरे पास कोई उपहार नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वर्गीय सर्पिल शहर की यात्रा करूं तो मैं कर सकता हूं। फैंग ज़िकियान बहुत खुश हुआ। यही तो वह चाहता था। एक राजकुमार को सिंहासन पर चढ़ने के लिए उसके पास अपनी सेना होनी चाहिए, और इसमें जियांगू में विशेष योग्यता वाले लोग शामिल थे। आखिरकार तियानेक्सुआन दुनिया का एकमात्र बड़ा देश नहीं था। इसके अलावा ताकत और स्थिति के मामले में कई अन्य बड़े देश थे जो बड़े देशों के बराबर थे। उदाहरण के लिए डालुओ मंदिर और फीनिक्स पैलेस। तभी फैंग ज़िकियान ने झाओ जिंगयान की ओर रुख किया। महान कमांडर झाओ, फीनिक्स पैलेस कैसा चल रहा है? फैंग ज़िकियान की अभिव्यक्ति गर्म थी। अगर झाओ जिंगयान फीनिक्स पैलेस की देखभाल कर सके और उसका समर्थन कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा। झाओ जिंगयान ने सिर हिलाते हुए गंभीर भाव से कहा, यह इतना आसान नहीं है। हालांकि क्यूरेटर ने मुझे राख से ऊपर उठने में मदद की, लेकिन फीनिक्स पैलेस पर फिर से नियंत्रण पाने में मुझे कुछ समय लगेगा। झाओ जिंगयान ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी कल्पना करना आसान था। झाओ जिंगयान पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। उसके पास एक फीनिक्स पालतू जानवर था और वह फीनिक्स पैलेस की महान कमांडर भी थी। लेकिन आखिर में क्या हुआ? उसका पालतू जानवर मारा गया और वह भाग्यशाली थी कि वह बच गई। अगर वह फिर से संगठित होकर लड़ना चाहती तो ये कुछ ऐसा नहीं था जो कम समय में किया जा सकता था। लिन जिन ने झाओ जिंगयान की ओर देखा और कहा, विजिटिंग हॉल में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो बस पूछिए। झाओ जिंगयान ने तुरंत धन्यवाद में सिर झुकाया। मुझे अभी क्यूरेटर की मदद की जरूरत नहीं है। ब्लैक क्रो और मैडम घोस्टचाइल्ड, अगर संभव हो तो कृपया साउथ स्टेट के स्कारलेट फ्लेम माउंटेन की यात्रा करें। जिंगयान हमेशा आभारी रहेगा। झाओ जिंगयान को स्पष्ट रूप से मदद की जरूरत थी, लेकिन वह जानती थी कि क्यूरेटर शायद हेवनली स्पाइरल नेशन में था, इसलिए वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने मदद के लिए किसी और की ओर रुख किया। ब्लैक क्रो मुस्कुराया। मैं हाल ही में काफी खाली रहा हूं, इसलिए साउथ स्टेट की यात्रा करना बुरा विचार नहीं है। इसे हाँ माना गया। मैडम घोस्टचाइल्ड ने और भी स्पष्ट कहा, मैं पहले से ही साउथ स्टेट में हूं, इसलिए मैं अधिकतम 2 दिनों में स्कारलेट फ्लेम माउंटेन तक पहुंच सकती हूं। और इस तरह मामला सुलझ गया। केवल ब्लैक क्रो और मैडम घोस्टचाइल्ड जैसे खलनायक विशेषज्ञ ही मदद कर सकते थे। वे स्वतंत्र और उन्मुक्त थे। अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। लिन जिन और फैंग ज़िकियान एक समझौते पर आ गए थे। अगली बार जब वह सम्राट हेवनली स्पाइरल के 70वें जन्मदिन में भाग लेने के लिए क्यूरेटर के रूप में हेवनली स्पाइरल सिटी गया तो फैंग ज़िकियान उसके लिए डाउनलोड की हेवनली टोन्स उधार लेने की व्यवस्था करेगा। विजिटेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद लिन जिन सो गया। आखिरकार पिछले कुछ दिनों से उसे ठीक से आराम नहीं मिला था। अगले दिन सुबह होने से पहले लिन जिन सीनियर मो को हेवनली स्पाइरल एकेडमी ले आए। आखिरकार आज लिन जिन का पहला व्याख्यान था। वांग शिन भी जल्दी आ गया क्योंकि मिस्टर झोंग ने उसे अगले कुछ दिनों तक लिन जिन के साथ रहने की व्यवस्था की थी। आखिरकार मूल्यांकनकर्ता लिन एक नवागंतुक था, इसलिए उसे खुद को परिचित करने के लिए कई चीजों की आवश्यकता थी। मूल्यांकनकर्ता लिन वांग शिन पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था और लिन जिन को देखते ही उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। चूंकि यह उसका पहला व्याख्यान था, लिन जिन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उसकी राय में उसे जल्द से जल्द व्याख्यान कक्ष 1 में जाना चाहिए। मूल्यांकनकर्ता लिन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता हैं। जब भी रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता व्याख्यान देंगे तो अकादमी से कई छात्र आएंगे। वांग शिन ने कहा, यह मानते हुए कि लिन जिन को डर था कि कोई भी भाग नहीं लेगा। लिन जिन मुस्कुराया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सिर्फ एक छात्र भी आता है तो भी मैं हमेशा की तरह व्याख्यान दूंगा।
बेशक जब उसने ऐसा कहा तो लिन जिन वास्तव में उत्सुक था। वह देखना चाहता था कि उसके पहले व्याख्यान में कितने छात्र भाग लेंगे। हालांकि जब लिन जिन और वांग शिन लेक्चर हॉल 1 में पहुंचे तो वे दंग रह गए। आगे काफी संख्या में छात्र थे, लेकिन उनमें से कुछ बहस कर रहे थे। अपनी पैनी दृष्टि से लिन जिन ने दो समूहों के लोगों के बीच ली शिनकी और तान लिन को बहस करते हुए देखा। दूसरी बार सोचने पर लिन जिन को पता था कि ली शिनकी ने टैन लिन को उसके व्याख्यान के बारे में बताया होगा। टैन लिन के व्यक्तित्व को जानते हुए वह निश्चित रूप से आएगी। हालांकि वे इतने आवेगशील नहीं थे, तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों शुरू की? लिन जिन ने जब ये सुना कि क्या हो रहा है तो वह तुरंत भौचक्का रह गया। वांग शिन का चेहरा पीला पड़ गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। भले ही यह शिक्षक लिन ही था जिसने पहले ये निर्णय लिया था शिक्षक यांग मिंग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान देना है। शिक्षक लिन अपना व्याख्यान किसी अन्य समय पर क्यों नहीं दे सकते? बोलने वाली जियांग फैंग थी। लिन जिन ने उसे कुछ दिन पहले टैन लिन के साथ प्रतिस्पर्धा करते देखा था और यह स्पष्ट था कि वे एक दूसरे के साथ मतभेद में थे। हालांकि जियांग फैंग वास्तव में चतुर थी कि हारने के बाद भी वह इतनी घमंडी थी। टैन लिन पीछे नहीं हटा। पहले आओ पहले पाओ। अकादमी के नियमों के अनुसार चूंकि श्री लिन जिन ने आज सुबह प्रथम व्याख्यान कक्ष का उपयोग करने का निर्णय लिया था, इसलिए अन्य शिक्षक केवल इसे स्थगित कर सकते थे। अन्यथा उन्हें उनसे पहले अपनी नियुक्ति करनी थी। उन्हें श्री लिन जिन की कक्षा को पीछे क्यों धकेलना चाहिए? ये सही है, उन्हें क्या अधिकार है? ली शिनकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था क्योंकि उसने लिन जिन का बचाव किया था। बगल में लगे नोटिस बोर्ड पर नजर डालने पर पता चला कि लिन जिन ने जो व्याख्यान नोटिस चिपकाया था उसे फाड़ दिया गया था और उसकी जगह दूसरा नोटिस चिपका दिया गया था। वह व्याख्याता कोई और नहीं बल्कि मूल्यांकन यांग मिंग थे। इस समय लिन जिन को कैसे पता नहीं चल सका कि क्या हो रहा था? वह वांग शिन की ओर मुड़ा और पूछना चाहता था कि क्या स्वर्गीय जेड अकादमी में पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? बाद वाले को पता था कि लिन जिन क्या कहना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन, यह अतीत में शायद ही कभी हुआ हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। मूल रूप से यह इसलिए है क्योंकि शिक्षकों के बीच संघर्ष है और वे इसे एक दूसरे के साथ बहस करने के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं। बेशक अगर एक पक्ष हार मान लेता है तो कोई संघर्ष नहीं होगा। अतीत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा यह उकसावे के बराबर था और क्या दूसरा पक्ष पीछे हटने को तैयार था? इससे चीजें आसान हो गईं। तार्किक रूप से कहें तो लिन जिन न केवल एक नवागंतुक था, बल्कि वह कल ही आधिकारिक तौर पर रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता भी बन गया था। भले ही कोई उसे उकसाए, उसे मान लेना चाहिए। लेकिन लिन जिन को एक बात पता थी, अगर वह हार मान लेता तो उसे हार माननी पड़ती। अगर उसके कौशल कमतर थे या वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था तो हार मान लेना ठीक था। हालांकि लिन जिन को नहीं लगता था कि वह मूल्यांकनकर्ता यांग से कमतर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग मिंग कल रैंक 4 मूल्यांकन के दौरान उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा था और ये दूसरी बार था। हालांकि लिन जिन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने मूल्यांकनकर्ता यांग को किस हद तक नाराज कर दिया था कि वह उसे निशाना बनाता रहा। लिन जिन कोई आसान लक्ष्य नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि यह उसका पहला व्याख्यान था और मूल्यांकनकर्ता यांग उसे उसकी औकात बताने की कोशिश कर रहा था। चाहे उसने इसे किसी भी तरह से देखा हो, यह उचित नहीं लगा। इसलिए लिन जिन ने हार न मानने का फैसला किया। वह ऐसा क्यों करें? अपना मन बना लेने के बाद लिन जिन आगे बढ़ा। हॉल के सामने बहस कर रहे छात्रों ने लिन जिन और वांग शिन के आने पर ध्यान दिया। उनमें से ज्यादातर लिन जिन को नहीं जानते होंगे, लेकिन वांग शिन लंबे समय से अकादमी में था, इसलिए वह सभी को जानता था। शिक्षक वांग। छात्रों ने सिर झुकाया। वांग शिन ने भी समय पर परिचय दिया, यह अकादमी के नए शिक्षक लिन जिन है। कई लोग अचंभित रह गए। वह लिन जिन था। जब टैन लिन और जियांग फैंग इस पर बहस कर रहे थे, तब कई छात्रों को पता था कि इस तरह की परिस्थितियां, जहां एक शिक्षक को दूसरी निर्धारित कक्षा को संभालना पड़ता है, आमतौर पर शिक्षकों के बीच संघर्ष के कारण होती है। सामान्यतः कहा जाए तो कमजोर पक्ष मजबूत पक्ष के सामने झुक जाएगा। ये बात बिल्कुल सच थी। उनके हिसाब से चूंकि शिक्षक लिन जिन यहाँ नए थे, इसलिए वे कमजोर पक्ष होंगे। इसलिए तार्किक रूप से कहें तो उन्हें शिक्षक यांग मिंग के आगे झुक जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद लिन जिन ने जो कहा उससे वे अचंभित रह गए। मैं थोड़ी देर में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जो लोग सुनना चाहते हैं वे आ सकते हैं, लेकिन चुप रहें। शोर न मचाएं और झगड़ा न करें। इतना कहकर लिन जिन वहां गया और बुलेटिन बोर्ड पर यांग मिंग के व्याख्यान के नोटिस पर नजर डाली। फिर उसने उसे फाड़ दिया। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। भयंकर, कितना भयंकर! इस नए शिक्षक ने वास्तव में शिक्षक यांग मिंग को कोई सम्मान नहीं दिया। वह बस उसे फाड़ देना चाहता था। इस तरह के स्वभाव ने तुरंत कई छात्रों का पक्ष जीत लिया। अकादमी के बहुत से छात्र युवा और जोश से भरे हुए थे। उन्हें ऐसे व्यक्तित्व वाले शिक्षक सबसे ज्यादा पसंद थे। आखिरकार वे मूर्ख तो नहीं थे। कौन नहीं बता सकता था कि शिक्षक यांग मिंग अपनी वरिष्ठता के कारण नए शिक्षक को धमका रहे थे। अंत में शिक्षक लिन जिन ने शिक्षक यांग को कोई सम्मान नहीं दिया। किसी ने मन ही मन सोचा, इस बार देखने लायक अच्छा शो होने वाला है। हालांकि उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। चाहे वह कहीं भी हो, लोगों का नाटक के प्रति प्यार बिल्कुल भी नहीं बदला था, खासकर जब इस तरह के नाटक की बात आती थी। वे इसे हर दिन होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लिन जिन ने सीनियर मो को व्याख्यान कक्ष में ले जाने से पहले टैन लिन और ली शिनकी की ओर सिर हिलाया। कितना असभ्य! उसे नियम कैसे नहीं पता? शिक्षक यांग मिंग उसके वरिष्ठ है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? जियांग फैंग ने सबसे पहले इसे अस्वीकार्य पाया। बेशक वह ये बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह गुस्से में सिर्फ धीरे से बुदबुदा सकती थी, लेकिन उसके आसपास के लोग अभी भी उसे सुन सकते थे। टैन लिन को अब जियांग फैंग से कोई परेशानी नहीं थी। उसने ली शिनकी को लेक्चर हॉल में खींच लिया। जियांग फैंग इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक उसे टैन लिन और उस नए शिक्षक टीचर लिन जिन को घृणा करने का एक विचार सूझा। सभी लोग कृपया इस नए शिक्षक के व्याख्यान में शामिल न हो, जियांग फैंग ने भीड़ पर चिल्लाते हुए कहा। किसी को हैरानी हुई, क्यों? कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक व्याख्यान में भाग ले सकता है, हम क्यों नहीं? जियांग फैंग के शब्द वाकई भ्रमित करने वाले थे। हालांकि कुछ समझदार लोगों ने कारण समझ लिया और चुपचाप सिर हिला दिया। जियांग फैंग ने उपहास किया।
जियांग फैंगफैंग इस समय ठंडी हंसी हंसा, तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया? तुम सबने भी इसे देखा है। शिक्षक यांग मिंग नए शिक्षक लिन के शिक्षण समय को लेना चाहते थे। ये स्पष्ट था कि वे उन्हें उनकी जगह पर रखना चाहते थे। ये शिक्षक लिन उग्र स्वभाव का और आवेगशील है, इसलिए यह अपरिहार्य है कि वह आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करेगा। वह स्पष्ट रूप से शिक्षक यांग मिंग के पास जाकर सुलह कर सकता था या निजी तौर पर अपनी गलती भी स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसने शिक्षक यांग मिंग की शिक्षण समय सारिणी को फाड़ना चुना। यह पूरी तरह से युद्ध की घोषणा है। मैं पूछता हूं, अगर तुम लोग इस समय इस नए शिक्षक का पाठ सुनने गए तो क्या तुम शिक्षक यांग मिंग को नाराज नहीं करोगे? ये सुनकर व्याख्यान में प्रवेश करने वाले कई छात्र दंग रह गए। ये कहना जरूरी था कि जियांग फैंगफैंग ने जो कहा वह सही था। एक नया युवा शिक्षक था और दूसरा एक अनुभवी शिक्षक यांग मिंग। आइए इस बारे में बात न करें कि इन दोनों पक्षों को एक ही पक्ष में होना चाहिए या नहीं। कम से कम हमें किसी भी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहिए। अगर वे व्याख्यान में शामिल नहीं होते तो वे शिक्षक लिन जिन को नाराज नहीं करते। आखिरकार व्याख्यान में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। अकादमी के सार्वजनिक व्याख्यान इसी तरह से काम करते थे, लेकिन अगर वे शामिल होते तो निस्संदेह वे मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग को नाराज करते। अकादमी के छात्रों और शिक्षकों में से वे उनमें से कई के व्यक्तित्व से परिचित थे। उदाहरण के लिए श्री झोंग को ही लें। वे ज्ञान के व्यापक दायरे वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। लगभग कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था और कोई भी उनसे सवाल नहीं करता था। व्यक्तित्व के मामले में श्री झोंग शांत, विनोदी और गंभीर थे। वे छात्रों के बीच सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। अन्य शिक्षकों की भी अपनी विशिष्ट विशेषताएं थी और शिक्षक यांग मिंग उनमें से एक थे। अभिमानी, दम्भी और निर्विवाद, ये शिक्षक यांग मिंग की सबसे बड़ी विशेषता थी। बेशक उसे अहंकारी होने का पूरा अधिकार था। वह एक अनुभवी रैंक 4 जानवर मूल्यांकन करता था और उसने जानवर मूल्यांकनकर्ताओं पर कई किताबें प्रकाशित की थीं। उसके कई सिद्धांतों और विचारों को मिस्टर झोंग ने भी स्वीकार किया था। इसलिए शिक्षक यांग मिंग के विलक्षण स्वभाव के बावजूद कई लोग उनका सम्मान करते थे। अगर उन्हें शिक्षक यांग मिंग और नए शिक्षक लिन जिन के बीच चयन करना पड़े तो अधिकांश छात्र पूर्व को चुनेंगे। आखिरकार बाद वाले की योग्यता और स्वभाव सभी के लिए स्पष्ट था। जियांग फैंगफैंग की हरकतों से जो छात्र शुरू में व्याख्यान में भाग लेना चाहते थे, अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बाद ये सिर्फ जियांग फैंगफैंग तक सीमित नहीं रहा। उसके जैसे ही विचार रखने वाले कई अन्य छात्र प्रवेश द्वार पर खड़े होकर व्याख्यान में भाग लेने के इच्छुक छात्रों को रोकने की कोशिश करने लगे। स्थिति को समझने के बाद अधिकांश छात्र पीछे हट गए और व्याख्यान में भाग लेने का साहस नहीं जुटा पाए। आखिरकार नए शिक्षक लिन सार्वजनिक व्याख्यान में भाग लेने वाले एकमात्र शिक्षक नहीं थे। भले ही वे इस शिक्षक के व्याख्यान में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें आज ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यदि वे आज चूक गए तो वे किसी अन्य दिन भी ऐसा कर सकते थे। बेशक सभी छात्र डरे हुए नहीं थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जो जिद्दी थे। सादे कपड़ों में एक रैंक एक जानवर मूल्यांकनकर्ता जो थोड़ा पतला था ने स्थिति को सुना। कुछ सोचने के बाद उसने व्याख्यान कक्ष की ओर चलने पर जोर दिया। अरे, नतीजों के बारे में सोचो। जियांग फैंगफैंग ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। लाइक एंड शेयर करें यूट्यूब चैनल नोवेल।